किसी के लिए जब आप सेकंड ऑप्शन बनते हो ना, या तो आप बहुत सुपर हिट होते हो या फिर आप लोगों को एकदम से डीपली रिजेक्शन मिलता है। मतलब कहते हैं ना कि धंधे में आपको कोई मारेगा ना, या तो आपका रिश्तेदार मारेगा या आपका कोई अपना सगा प्यारा मारेगा। को फाउंडर ढूंढना शादी करने से ज्यादा मुश्किल चीज है। शादी में क्या होता है, मैं अपनी बीवी से रात को ही तो मिलता हूँ, मैं छुट्टी वाले दिन मिलता हूँ। को फाउंडर के साथ तो रोज मिलना है, बीवी से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है उसके साथ। अगर भाईचारे में ये बोल दिया ना, भाई तू आजा मैं देख लूंगा सब कुछ, वो एक दिन तुम्हें ही देख लेगा। फिर जब तक बंदा खुद नहीं सीखता, खुद ठोकर नहीं लगती, तब तक उसको बातें हवाई फायर लगती है लोगों की। हाय गाइस, स्वागत है आपका एकदम नई सीरीज के अंदर। ये सीरीज एकदम अलग होने वाली है। यहाँ पर हम 1 घंटा इंसाइटफुल बातों के बारे में बात करेंगे जो कि बिजनेस के रिलेटेड होने वाली है। हमारे साथ में जो गेस्ट आएंगे ना, वो आपको समझाएंगे क्या क्या चल रहा है उनकी इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने वो बिजनेस कैसे बनाया, वो क्या चीज ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट हो पा रहे हैं। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, उनको आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, और वो पिज्जा बेचते हैं और इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ पिज्जा बेचते हैं। तो वेलकम। नमस्कार सबको, मेरा नाम संदीप जांगड़ा है और आप सबने मेरे को शार्क टैंक में देखा होगा। मैं गोहाना हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं फाउंडर हूं पिज्जा ग्लेरिया का। तो मुझे ये बताओ कि आपने पिज्जा की शुरुआत कैसे करी और पिज्जा से पहले आप क्या करते थे? यार पिज़्ज़ा की जब मैंने शुरुआत की ना, तो ये बिल्कुल एक इंसिडेंट था मेरे लिए। 2015 की बात है ये, जब मैंने पिज़्ज़ा ग्लेरिया की शुरुआत की। उससे पहले मैं नौकरी करता था। मैं बीटेक अपने आप को फेलियर कहूँगा, ना कि पास आउट होऊंगा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ट्राई किया था, वो मैंने गुड़गांव में ही ट्राई किया था। जब मैं अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर कॉन्ट्री करके मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया था, तो मुझे वो उस टाइम पे ऐसी चीज़ लगी थी कि भाई एक मोटी सी रोटी के ऊपर तुम ये चटनी वटनी लगा के और सब्जी वब्जी डाल के दे रहे हो ना, और मज़ा आ गया। पर उसका उस टाइम तक ये नहीं पता था तुम इसे पिज़्ज़ा कह रहे हो। वो खा के मुझे कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा था कि ये सच में बहुत एक अच्छी चीज़ है। और ये दौर था 2014 के लास्ट का, जब मैं बीटेक कंप्लीट 2013 में हुई थी। और री थी मेरी, और री के चक्कर में कंप्लीट तो नहीं हुई थी, बट घर वालों को ऐसे बोल के भैया मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं नौकरी कर लिए जा रहा हूँ। तो थोड़ा मोटा जुगाड़ करके दोस्तों के साथ मिलकर नौकरी की थी वो, और वहीं पे इसको जब ट्राई किया था। और मुझे ये आइडिया नहीं था कि जिस चीज़ को मैं आज खा रहा हूँ ना, इसी का मैं बिज़नेस करूँगा और इसी बिज़नेस को इतना बड़ा कर जाऊँगा कि आपके मंच तक मैं इसको बताऊँगा अपनी स्टोरी को ऐसा आके। बिजनेस की शुरुआत कैसे करी? पिज्जा खाया, उसके बाद कैसे सोचा कि मैं यही काम करूंगा? करने के तो बहुत सारे ऑप्शन थे। बहुत कुछ थे। जो पिज़्ज़ा के जब मैंने खाया था ना, तो उस टाइम पे तो कोई आइडिया नहीं था कि इसी में बिज़नेस करना है कुछ है। बट जब मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब करते करते क्या हुआ कि मेरे 8-9 महीने बीत गए थे, और मेरे को ऑप्शन था कि मैं या तो प्रमोशन लूँ किसी में या कंपनी को स्विच करके जाऊँ। तो मैं इंटरव्यू फेस के लिए कहीं कहीं जाता था, तो मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ होता था कि यार आप इंटरव्यू फेस के लिए जा रहे हो और कंपनी को चेंज करना चाहते हो, वहाँ पे हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। आजकल कोई भी जब भी जॉब करते हैं ना, तो हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस तो मैं ले रहा था, बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा था। ठीक है, वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसकी झूठ का कब तक सहारा लेगा। ठीक है, कभी ना कहीं पकड़ा जाएगा, टोटली फ्रॉड होएगा तेरे साथ। तो चुपचाप आप घर जा, आराम से घर वालों को सबसे पहले तो ये बता कि तूने बीटेक कंप्लीट नहीं की। उसके बाद इंसिडेंट देखते हैं, जो होएगा वो सोचेंगे। बट जो वो स्विच करने का जो टाइम था ना, स्विच के लिए जो मैं फेस कर रहा था इंटरव्यू के टाइम पे, वो सब चीज़ें मैंने घर वापसी गया और बताई घर वालों को कि मैं नौकरी छोड़ के आ गया हूँ और मेरी बीटेक कंप्लीट नहीं हो रखी। तो पापा एकदम से हाइपर, बोला तूने तो, मतलब देसी लैंग्वेज में बोला, तूने तो बहुत ही नुकसान कर दिया, तू ट्रस्टफुल बंदा नहीं है, तूने इतने साल हो गए। ठीक है, 4 साल में तूने बीटेक नहीं कंप्लीट करी, उसके बाद तू 1 साल के आसपास तू बाहर घूम रहा है, और फिर अब आके घर पे बोल रहा है कि मेरी बीटेक कंप्लीट नहीं है, और ऊपर से नौकरी छोड़ के आ गया, तो तेरे से कुछ नहीं होने वाला। उनका पापा कोई नहीं है, मैं बीटेक तो कर ही लूँगा, बट मेरे को ना कोई अपने आसपास में कोई अपना काम वाम करवा दो। तो हमारी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी जो फादर साहब की थी। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आपकी 2 दुकानें हैं, एक दुकान में ना हमारी सैनिटरी हार्डवेयर की मेरी दुकान करा दो, एक तरफ आप बैठेंगे, एक तरफ मैं बैठूंगा, ये से काम करते रहेंगे। तो पापा बोले चल भाई ठीक है, क्योंकि तूने वहाँ पे बीटेक पे पैसे खराब किए है और ऊपर से छोड़ के नौकरी आ गया है, तो पेरेंट्स भाई कहीं ना कहीं सोचते ही है बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो, कुछ अच्छा कर ले। तो वो एक रिस्क और पापा ने लेना स्टार्ट किया। तो हमारी जो दूसरी साइड में जो दुकान थी, उस दुकान को हमने बेसमेंट रेडी कराया कि भाई नीचे हम हार्डवेयर का सामान रखें, ऊपर सैनिटरी का रखेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट हो गई थी ना, मैं फिर से एकदम से डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने का रीज़न वहाँ पे ये था क्योंकि जो भी बिल्डिंग मटेरियल या रिलेटेड जो भी काम होता था ना, वो हमारा क्रेडिट बेस का होता था, टोटली उधार पे जा रहा है, उधार पे आ रहा है। तो मुझे वो लग रहा था कि रोटेशन आने में ना टाइम लगेगा, और मुझे ये ऐसा धंधा नहीं करना। तो फिर ध्यान किया कि भाई रोज मतलब कैश का धंधा क्या आता है,
ग्रोसरी का आता था या फूड से रिलेटेड आता था। तो फूड का आइडिया क्लिक किया कि भाई इसमें तो सीधी सी बात है, पैसा पहले आएगा फिर सामान जाएगा, और जो गया सो गया, और जो आ गया वो आपका आ गया। तो वहीं पे मैंने फाइंड आउट किया कि भाई मैं फूड से रिलेटेड काम करता हूँ, और उसमें मैंने R&D की, बर्गर की, मैंने साउथ इंडियन फूड की, पिज़्ज़ा भी एक लिस्ट में रखा था कि पिज़्ज़ा कैसे है। दोनों तीनों की R&D करके, बर्गर की थी तो बर्गर को मैंने स्विच इसलिए किया कि उसकी QOT बहुत छोटी थी, टिकट साइज वो 100 रुपीज़ के आसपास में सिमट जाता था। और साउथ इंडियन पे इसलिए रिजेक्ट मैंने अपने उसको किया कि वो टोटली डिपेंड था साउथ इंडियन कारीगर के ऊपर। उनकी पूरी टीम आती थी, अगर किसी से भी अनबन होगी या कुछ भी हुआ तो भाई पूरी टीम बोरी बिस्तरा उठाएगी चली जाएगी, तो उसको स्विच किया। फिर आया पिज़्ज़ा का बार, तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने गोहाना में सर्च किया कि भाई गोहाना के अंदर फ्रेश डो का पिज़्ज़ा कौन बेच रहे हैं, या फिर कितनी क्वांटिटी में कोई पिज़्ज़ा, तो कोई भी नहीं था गोहाना में। डोमिनोज वगैरह में नहीं, कोई डोमिनोज नहीं, कोई मैकडी नहीं, इवन पिज़्ज़ा भी मिलता था तो आर्टिफिशियल जो बेस आते हैं उनके ऊपर होता, उन पर टॉपिंग वॉपिंग लगाया और उस प्रोसेस पे देते थे कोई कोई। तो वो फाइंड आउट किया कि भाई कस्टमर तो है बट फ्रेश डो का नहीं है, और क्योंकि फ्रेश डो कोई दे ही नहीं रहा। तो हमारे गोहाना से 30-35 किलोमीटर दूर है रोहतक, ठीक है। हम रोहतक गया, रोहतक डोमिनोज में जाके डायरेक्ट ही सीधा, क्योंकि उससे पहले मेरे को नहीं पता था भाई क्या है। तो वहाँ पे जाके बोला बखा भाई मेरे को दुकान खोलनी है, और तुम कैसे क्या खोलते? बोला सर ये डोमिनोज है, ये कभी ऐसे नहीं खोलता और ना कोई ये फ्रेंचाइजी देता। मगर फिर भाई को देता कौन है, अगर मेरे को करना हो तो कैसे क्या करें? बोला जी आप एक काम करो, हमारे कोई एक्स एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपना ना सीला बाईपास पे ओपन किया है, उनके पास जाओ, उनसे देख लो अगर बात होती हो तो। उधर गया मैं, तो उनसे उनके काउंटर पे जाके बोला कि भाई मेरे को गोहाना खोलना है सर, तुम बताओ तुम कैसे वैसे क्या कराते हो, फ्रेंचाइजी देते हो? बोला जी हमारे सर ही बताएंगे वो। मगर भाई कब मिलेंगे? बोला जी वो रोहतक आते हैं हर वेडनेसडे को या संडे को, और जिस दिन मैं गया था वो संडे ही था उनका। मगर भाई किस टाइम तक आएंगे? बोला सर आप या तो 8-9 बजे रात तक वेट करो, या अदरवाइज़ वेडनेसडे ही आना। ठीक है भाई। तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि भाई हाँ जुगाड़ हो जाएगा। घर जाके वापसी तो गूगल सर्च किया कि पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी कौन कौन, तो उन दिनों में एक ब्रांड चलता था लजीज पिज़्ज़ा के नाम से, तो उसका फाइंड आउट किया, तो वो कोल्हापुर बेस्ड था। तो उनसे डिस्कशन हुआ फ़ोन कॉल पे, नेक्स्ट डे उनसे कॉल अरेंज होकर बताया कि हमारा सर ये प्रोसेस है, हम लोग 2.5 लाख रुपये फ़ीस लेते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए कोल्हापुर आना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सिस्टम है, इतना पैसा लगेगा। ठीक है भाई। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी नियर अबाउट कौन सी ब्रांच है ऐसी कि जहाँ पे मैं तुम्हारे फूड को ट्राई करूँ? बोले सर हरियाणा में तो नहीं है, बट आपके वहाँ पे राजस्थान बॉर्डर पे अलवर में है। तो मैं और एक फ्रेंड थे, तो हम लोग अलवर गए, तो अलवर उसको ट्राई करके आए, सारा सब कुछ समझ के आए, और वहाँ पे हमने डिसाइड कर दिया था ठीक है लजीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, अपना कुछ नहीं करते। तो जब हम वापसी आ रहे थे वहाँ पे, तो जो फ्रेंड्स आते होंगे, तो मैंने उनको बोला कि भाई संडे को ना मैं आया था इधर, और उस दिन जितना हम वेडनेसडे हम गए थे अलवर, तो मैं संडे को इधर आया था रोहतक, तो मेरे को ना एक ब्रांड और पता चला जो गुलाब के साथ में है, उसके पास और चलते हैं, उनसे और बात करते हैं। तो वापसी जब गया तो मुझे वो ऑनर मिल गए उधर, तो उनको जाके सीधा कहा कि भैया हमें फ्रेंचाइजी लेनी है और ऐसे ऐसे बताओ आप क्या है। तो उन्होंने मुंह पे साफ मना कर दिया, बोला मेरा कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है और मैं कोई फ्रेंचाइजी पे काम नहीं करने वाला। मगर कैसे करने वाले क्या हो? बोला जी मेरे को तो अपने कंपनी मॉडल पे काम करना है और मैं ऐसे ऐसे करूँगा। ठीक है, मैंने कहा कि चलो फिर तो एक ऑप्शन हमारे पास यही है कि लजीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनको XYZ इतनी फीस दिए देनी है। जो फीस की बात है ना, वो एकदम बोला कितनी फीस दोगे? वहाँ भाई 2.5 लाख रुपये। बोला तुम सीखने के दे दोगे? मैंने हाँ दे देंगे। बोला एक काम करना, तुम 1.5 लाख रुपये मुझे दे देना, मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग करा दूंगा, पूरा सिखा दूंगा, बट पिज़्ज़ा अपना जो ब्रांड नेम है वो नहीं दूंगा। ठीक है ये भी चलेगा। तो उनसे सेटल हो गया 1.5 लाख रुपये में। वापसी बंदे से उसका अकाउंट वाउंट लिया, तो मैंने घर जाके सबसे पहले पापा को बताया। तो पापा एकदम से गुस्सा, वही तू बीटेक तूने कंप्लीट नहीं करी, नौकरी तो छोड़ के आ गया, ऊपर से तूने मेरे 2-2.5 लाख रुपए ये भी ख़राब कराए, अब कि हार्डवेयर सेंटर की दुकान करनी थी, बेसमेंट का तूने काम कराया, ये सब कुछ ने ख़राब करा दिए। मतलब मैं नहीं देने वाला तेरे को भाई पैसे, अब मेरे से नहीं होगा तेरा कुछ। ये भी शापा होगा भाई, अब ये बनी तो बनी क्या है। तो मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसे ऐसे करना है और काम बहुत अच्छा चलेगा। मम्मी बोली कितने पैसे लगेंगे? मैं कहा मम्मी अभी तो मेरे को ना एकदम से 1.5 लाख रुपये चाहिए, और बाद में करीब लगेंगे 6-7 लाख रुपए के आसपास। बोली चलो देखती हूँ कैसे क्या करेंगे। तो मम्मी के पास सेविंग थी, तो मम्मी ने उस टाइम पे मेरे को 1 लाख रुपये दिया। बोले ठीक है तू सीखने के नाम के दे आ, और जहाँ से हम लोग आते हैं ना यार, तो वहाँ पे थोड़ा सा अटपटा जा अजीब सा लगता लोगों को। यूँ कहेंगे ना कोई काम सीखने के भी पैसे दे रहा है, तो यूँ कहेंगे यार ये सच में पागल हो गया है। ठीक है, देसी लगा भाई ये तो मतलब इसकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है बंदे की तो, और ये एकदम से ऐसा हो गया है। तो वही चीज़ थी।
तो कहीं ना कहीं मम्मी को जब समझाया तो मम्मी ने पैसे दिए, तो उनको डिपॉजिट कराए मैंने। वो लोग आए, उन्होंने R&D वारंडी कराई कि भैया तुम ऐसी ऐसी जगह पे जगह ले लो, इतने स्पेस की ले लो और आ जाओ सीखो। तो वहाँ से वो उनसे जुड़ा था, उन्होंने सिखाया मुझे सारी चीज़ें। और फिर नाम का आ गया कि भाई नाम कैसे रखे, क्या रखे। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, पिज़्ज़ा स्टार लिख लेते हैं, पिज़्ज़ा किंग्स लिख लेते हैं, पिज़्ज़ा डब्लू वाओ लिख लेंगे या कुछ ऐसा। तो फिर जब गुड़गांव में नौकरी जब मैं कर रहा था, तो वहाँ पे गलेरिया मार्केट है, ठीक है, वो बहुत फेमस है और हब ऑफ द फूड है वो, ठीक है। वो मेरे दिमाग में वही क्लिक कर रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड थे पिज़्ज़ा के भी और वैसे भी वही थे। तो मेरे एकदम से आ गया कि भाई पिज़्ज़ा गलेरिया लिख सकते हैं। तब तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि गलेरिया का मीनिंग क्या है। वो कैची सा वर्ड लगा, तो हमने वो डिसाइड किया कि भाई पिज़्ज़ा गलेरिया से इसको करता हूँ स्टार्ट। और 25 दिसंबर 2015 को उस पिज़्ज़ा गलेरिया की मैंने शुरुआत की थी। और उसमें जो भी पैसा लगा, यार दोस्तों से पैसा मांगा, उधारी लिया। मेरे से बड़े वाले भाई जो पिच में मैंने बताया था कि कांस्टेबल है चंडीगढ़ पुलिस में, उनको 1 साल के आसपास हुआ था जॉब लगे, तो उनकी सेविंग थी सैलरी की, वो ली, मम्मी से लिया। और जिस एरिया से मैं आता हूँ वही क्रेडिट बेस पे कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा किया लोगों से करके, और पिज़्ज़ा गलेरिया की उसकी शुरुआत की फिर। ठीक है। और कितने एम्प्लॉयज थे? सब खुद ही बना रहे थे स्टार्टिंग में पिज्जा? यार स्टार्टिंग के फेस में तो हम लोग जब आउटलेट पे काम कर रहे थे, हम 6-7 लोग थे टोटल। और हर चीज़ को हम बारीकी से हम क्लियर कर रहे थे। मैं खुद एज ए बिलिंग वाला लड़का भी मैं बनता था, कई बार डिलीवरी के लिए भी होता था, पिज़्ज़ा मेकिंग के लिए भी होता था। और जितने भी टीम्स थे ना, उन सबको मैंने गांव-गांव जाके, मतलब पर्सनली कोई नॉन रिलेटिव किसी का ही मिला, भाई कोई ने 10th किया है, 12th किया है, जो भी था, आजा भाई तेरे को काम सिखाऊंगा और मेरे साथ मिलकर काम करना। तो किसी को भी पिज़्ज़ा की नॉलेज नहीं थी, उनको वहीं पे ट्रेंड किया था, वहीं को सिखाया था। ऐसी वो टीम मैंने बिल्डअप की थी। और उसी में एक लड़का था हमारी दुकान पे, जब वो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी, तो वो लेबर का काम करता था, तो राजस्थान से था लड़का। तो उससे जब मैंने ऐसे पूछा कि भाई तूने कितना क्या एजुकेशन किया, वो बोला ग्रेजुएशन की है। तो मैं भी एकदम से हैरान, मैं कहा तू ग्रेजुएशन करके और लेबर का काम कर रहा है? बोला भाई मजबूरी ऐसी चीज़ होती है। मैं कहा यार पर यहाँ के लिए तो नहीं बना तू। तो मैंने कहा कि मैं एक काम करूँगा ऐसा कुछ, तो तू मेरे साथ काम करेगा? बोला जहाँ तू ले चलेगा मैं चल पड़ूंगा, ठीक है। और मैं कहा काम ऐसा अच्छा साफ सुथरा होएगा, तेरे को ये लेबर वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो उसको मैं और वो कुलदीप लड़का, हम दोनों ट्रेनिंग पे गए थे, हमने सीखा था। फिर आके गोहाना में जितनी टीम बनाई थी उनको सिखाया था। और ये करीब गोहाना में मैंने 1.5 साल के आसपास नॉन स्टॉप काम किया। मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं किस टाइम शॉप पे जा रहा हूँ, किस टाइम घर जा रहा हूँ। पूरा डेडिकेशन हर चीज़ के ऊपर, मतलब कस्टमर की सर्विस से लेके इवन जो वहाँ पे परचेजिंग होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट, कैसे डिलीवरी दे के आनी है, किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो सारी डीपली हम लोग सीखते थे उस पर। 4-5 लर्निंग्स बताओ मुझे आप, जो स्टार्टिंग के 6-8 महीने में आपने सीखा। क्योंकि क्या था, अभी तक आपको प्रोफेशनल तरीका नहीं पता था। अभी जब आप शुरू कर रहे थे तो पहली बार शायद कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे थे। पिज्ज़ा बनाना तो सीख लिया था, पर पिज्ज़ा बेचना शायद नहीं आया था। कस्टमर की किसी को पिज्ज़ा गलत बन गया, किसी ने गाली दी, तो उस गाली को कैसे हैंडल करना है, शायद वो हैंडल करना नहीं आया था। तो वो कैसे सॉल्व, स्टार्टिंग की लर्निंग्स बताओ। बहुत सारी लर्निंग रही है स्टार्टिंग फेज की। कई बार ऐसा होता था कि कस्टमर आ रहा है, ठीक है, जैसे मेरे को फील हुआ था ना जब मैंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया था, तो वो गोहाना वालों के लिए भी ऐसी चीज़ थी कि भाई तुम खा क्या रहे हो। क्या होता था कि पिज़्ज़ा सर्कल में आ रहा है पूरा, तो लोग उसको रोल करके खा रहे हैं, वो सारी चीज़ भी नीचे गिर जाएगी। लोग कहते हैं भाई तुमने दे क्या दिया, सारा निकल गई, वेजिटेबल निकल गया, सब कुछ है। तो उनको पता है कि सर इसको स्लाइस बेस में खाना पड़ता है, ऐसे बाइट करके खाओ। हल्का सा अगर ज़्यादा ओवर कुक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कस्टमर एकदम से हाइपर होता था। कभी भी एक्शन का हम रिएक्शन नहीं करते थे, पोलाइटली सुनते थे, सॉरी फील किया, उसको रीमेक किया, ठीक है। और बहुत सारे हमारे साथ भी ऐसे इंसिडेंट थे कि प्रोडक्ट जो धीरे धीरे बन रहे थे, कुछ भी कंप्लेंट आती थी ना, तो हम इंस्टेंट क्या करते थे, इसको डंप कर दो, आपके लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट का टाइम दो, हम लोग दोबारा प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन वहाँ तक आज भी हम रखते हैं, ठीक है। वो चीज़ें मैंने सीखी कि कस्टमर गॉड होता है, ठीक है। उसका पॉजिटिव फीडबैक भी आपके लिए मैं इतना मायने इतना ही नेगेटिव है। और नेगेटिव पे इतना फोकस ध्यान करो कि वो रिपीट ना हो, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू ना बहुत कम रेयर लोग बताते हैं आपको, ठीक है। किसी को गंदा भी लगता है ना, तो वो फेस पे ही कहेगा भैया ठीक है, बट वो आएगा नहीं। नेगेटिव वाला अगर बोल गया ना भैया ये थोड़ी कमी है और वो सुधार दी, वो डेफिनेटली आपका लॉयल कस्टमर बनता है। ये मैंने वो चीज़ें सीखी। तो हम लोग नेगेटिव रिव्यू पे इतना फोकस करते थे कि भैया कोई बता के जाए कि भैया ये कमी है, क्योंकि कोई तक कमी नहीं बताएगा ना तब तक हम सुधारेंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता था कि भाई वो हमें गलतियां बता रहा है और हम देखने से भाई चल इसको क्या पता है, ऐसा नहीं करते थे। जब सुना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे, वो लर्निंग पॉइंट रही थी।
और इस इंडस्ट्री के अंदर डिलीवरी कैसे, मतलब एक फास्ट डिलीवरी कैसे जाएगी, आपका प्रोडक्ट पिज़्ज़ा हमेशा हॉट अगर आएगा तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा, वो कोल्ड हो गया तो भाई मज़ा नहीं आता। तो उसकी सर्विस कि कैसी वो सर्विस जाए, थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे कैसे जाए, वो लर्निंग बताओ। वो बिल्कुल ये प्रोसेस थी। जब स्टार्टिंग था ना तो हमें बाइक बॉक्स होते थे, वो मेरे को नहीं पता थे भाई। ठीक है, हम ऐसे क्या करते थे, कैरी बैग में लिया और लेके चले जाते थे। तो कंप्लेंट आती थी कस्टमर की, भैया तुम्हारा घर पे आते थे ना ठंडा हो जाता, मज़ा नहीं आया। तो ऐसे मैं कहा इसमें करे क्या, तो वो डिलीवरी के पीछे वो बाइक लगाई, तो फिर वही गलती फिर एक और की, बाइक बॉक्स लगवा लिया बट हॉट बैग नहीं लिया। वो भी फिर धीरे धीरे सीखी कि भाई प्रोसेस क्या रहेगा कि पिज़्ज़ा आया, बना, कट्टे पे हुआ, पैक हुआ, उसको सबसे पहले डाल दो हॉट बैग में, हॉट बैग पिक किया और फिर बाइक जो उसमें डालो बॉक्स में और तब पहुँचो, तो ताकि उसका टेम्परेचर एक मेंटेन रहे। ठीक है, वो एक लर्निंग डिलीवरी पॉइंट का हमने सीखा और उसको स्टार्ट किया। क्योंकि ये चीज़ें जो करते थे ना, जो बड़े प्लेयर हैं वो लोग करते थे और कोई भी उनका कोई आइडिया नहीं बताता था कि ये चीज़ें कहाँ से अवेलेबल होती हैं। और हॉट बैग जो मेन होता था उसके वेंडर का मुझे पिज़्ज़ा के करीब 2 साल के बाद पता चला था कि ये हॉट बैग किस क्वालिटी का और कैसा होना चाहिए। ठीक, उससे पहले हम लोग दिल्ली में ऐसे ही बनवा लेते थे कि भाई बैग की तरह बनवाया, इस शेप का ये बना दे, बट वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखता। उसके अंदर फाइबर होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, एल्यूमिनियम लेयर होती है कि वो प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन रखे। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें पता चली थी। अगली लर्निंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग कुछ ऐसा था, क्योंकि मुझे क्या लगता है सबसे मुश्किल, क्योंकि हर एक बंदे का सपना है अपना खुद का फूड आउटलेट खोलने का, कोई भी खाने की दुकान खोलने का। मैं पर्सनली क्यों कतराता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार मैं बंद के रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा। अभी तो आप बड़े हो गए, सिस्टम बना लिया, बट अगर कोई स्टार्टिंग आउटलेट शुरू करता है तो चैलेंजेस सबसे बड़े ये है, घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, सुबह से शाम तक आउटलेट में रहना है, और अगर लेबर भाग गई, कुछ भी हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये बहुत सारे चैलेंज ऑपरेशन से रिलेटेड होते थे। मेन तो आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप क्या दे रहे हो उसको पूरा मेंटेन रखना, कि आपकी डो की प्रूफिंग क्या है, कितने टेम्परेचर में उसको आप रख रहे हो, इवन पिज़्ज़ा का पफ कितना है, ठीक है, वो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके ऊपर कितने पोर्शन में कितनी सॉसेज लगाई है, चीज़ लगाई है, कितनी वेजिटेबल है, वो पूरा प्रोसेस होता है। इवन फिर जो टीम की शॉर्टेज होती है, ये बहुत कुछ होता है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जो टीम होती है ना वो एक नॉर्मल सी सैलरी की होती है। ठीक है, उनको हल्का सा भी कोई भी हाइक करता है या पुश करता है ना, वो एकदम से स्विच कर जाते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर का ये नहीं होता कि भैया जुड़ के ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एक नॉर्मल सी सैलरी में काम करते हैं, तो बंदे को लगा ना कोई भी अप्रोच किया किसी ने तो वो चले जाते हैं। तो वो फेस होती थी चीज़ें। और कस्टमर को आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे पास टीम शॉर्ट है तो ये गलती होगी, नहीं, कस्टमर को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, टाइमली चाहिए। तो कैसे सॉल्व करते थे? वो चीज़ें ना हमने एक ऐसी चीज़ें असाइन की कि भाई एक शॉर्ट टीम हो तो कैसे ऑपरेशन को स्मूथली चला सकते हैं, अगर अच्छी बड़ी टीम है तो उसको कैसे, वो दोनों चैनलों में हमें फिट किया। क्या किया हम लोगों ने, हमने एक डिपार्टमेंट असाइन कर लिया बच्चों का। अगर हम 6 लोग हैं तो डिपार्टमेंट असाइन किया कि भाई आप बिलिंग करेंगे। ठीक है, बिलिंग के साथ साथ आपका लुकआउट रहेगा कस्टमर एरिया में। ठीक है, कि किस तरह की कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी है, अगर खुद जाके भी क्लीनिंग करके आनी पड़े ना, क्योंकि काउंटर वाला लड़का हमेशा सामने होता है और उसको पता हो जाता है कि टीम जब शॉर्ट है तो यूटी नहीं है, एंटरटेनिंग लड़का नहीं है, तो आप खुद जाओ फटाफट टेबल को क्लीन करके आ जाओ, क्योंकि सारा डिस्पोजेबल है। उठाया, डब्बा उठाया, कपड़ा लगाया टेबल पे, साफ किया, फटाफट आगे घुस गया। कट्टेबल वाला लड़का, उसको मेक लाइन का भी काम सिखाते थे कि भाई मेक लाइन में फटाफट ऑर्डर लगाया, ऑन लोड किया, कट्टेबल पे आगे खड़ा हो जा, फटाफट पोर्शन में अगर ऑर्डर है तो वो रोटेशन साइकिल किया। स्ट्रेच वाला लड़का, उसको साथ साथ में पीआरपी प्रिपरेशन। थोड़ा एक्सप्लेन करो। कट वाला तो समझ में आ गया। हाँ, कट वाला मेक लाइन पे गया, जो स्ट्रेच लगाता है, मतलब जो पिज्जा को वो अच्छा। सर्कल करता है, स्ट्रेच उसको बोलते हैं। ठीक है, वो लड़का साथ साथ काम क्या करता है, पीआरपी का। क्योंकि हम लोग जो काम करते थे हमारा फ्रेश डो, फ्रेश इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगर वेजिटेबल वगैरह होती थी तो हम एक लिमिट के लिए कट करके रखते हैं ताकि वो एक फ्रेश फील हो, कि साथ साथ किया। तो वो साथ के साथ स्ट्रेच भी लगाया, उसको लगा कि ऑर्डर फटाफट आ गया, लगाई स्ट्रेच, साथ में पीआरपी एकदम से कि भाई कुछ 1-2 घंटे की पीआरपी रेडी रखी, साथ साथ वो पोर्शन रहेगा। ऐसे ही 2 लड़के अलग से जो उनके लिए हेल्पर होते थे, जिनको डिलीवरी का भी काम करके आना होता था, और साथ साथ वो जैसे एंट्री कर रहे हैं ना, उनको लगा कोई टेबल ख़राब है या कुछ ऐसी चीज़, वो एंट्री करते हुए लुकआउट करते करते अंदर तक जाते थे। तो वो शॉर्ट टर्म में हम लोग बहुत काम करते थे ऐसा। और जैसे मैंने सुना है कि दिवाली, होली जैसे होते हैं त्यौहार, उसमें सेल बढ़ती है, बट लेबर को जाना होता है घर, गाँव। तो गाँव वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, क्योंकि मल्टीपल बंदे इकट्ठे छुट्टी मार रहे हैं? देखो, ये चीज़ ना हर किसी के साथ हो, हर किसी का मन होता है कि अपने फेस्टिवल को अपने घर परिवार के लिए मनाए। ठीक है, दिवाली वगैरह के लिए तो हम लोग क्या करते थे कि जब बड़ी मेन दिवाली होती है तो उसमें एक टाइमिंग होता था कि भाई
हम 4 या 5 बजे क्लोज करें और सब लोग 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग में हम लोग, और हम ना एक चीज़ रखते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना उसके एरिया के सराउंडिंग, मतलब 2-4-5 किलोमीटर के दूर के, कोई दूर के नहीं रखते कि लोग आराम से आए और वो आराम से चले जाए। तो ऐसी चैलेंज हमारे लिए तो कभी होता नहीं था, बट झटका देना, मतलब स्टाफ झटका देती है कोई फेस्टिवल में या कुछ भी, तो टीम की अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबकी, क्योंकि उनको ये लग जाता है अगर आज संदीप छुट्टी कर रहे हैं ना तो कल को उसको भी करनी है, ठीक है, तो वो आपस में मिल बांट लेते हैं कामों को, वो रोटेशन, वो मेन टीम की बॉन्डिंग है, वो इतना अच्छा बॉन्ड कर लेते हैं अपने आप में कि वो एक दूसरे का फिर सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ें चलती थी हमारी। प्रॉफिट कैसे मेंटेन करते थे, क्योंकि अभी आप फोर बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बिजनेस फैमिली से तो बिलोंग कर रहे थे, बट जब आप फूड आउटलेट रन करते हो तो स्टार्टिंग में ना वो प्रॉफिट समझ में नहीं आता, काम करते हो क्योंकि सेल हो रही होती है, पैसा गले में आ रहा होता है, पर बाद में पता लगता है वो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कैसे ट्रैक करते थे स्टार्टिंग डेज में? देखो स्टार्टिंग के डेज में रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, ठीक है, और मेरे को ये नेट प्रॉफिट ग्रोथ का बिल्कुल भी नहीं आइडिया, और इवन अब जाके स्टार्टिंग के बाद पता चला है कि भाई ये चीज़ें फंडामेंटल ऐसे ऐसे होते हैं। आपके चक्कर में हमने वीडियो भी लाइव करी जहाँ पे हमने ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करी, आपकी जबकि जब पिच देखी ना तो वहाँ पे बहुत टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बात हुई थी, और मुझे ऐसा लगा मैं यार इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं यार, बंदा प्रॉफिट कमा रहा है और यहाँ पे टेक्निकल फालतू चीज़ों में फंसा रहे हैं, मैं कहा लोगों के लिए आनी चाहिए। मैंने उनको बोला भी था कि जब मेरे को नहीं पता, मेरे को सीधा सा ये पता है कि भाई मैं इतने का सामान ला रहा हूँ और मैंने उसको प्रिपेयर किया, बना के इतना बचा, मेरा सब कुछ काट पीट के मेरे को इतना बच रहा है और ये मेरा प्रॉफिट ही है, ठीक है। बट वो अलग तरीके से पूछने लगे भाई ग्रोस प्रॉफिट क्या है, नेट क्या है, किसी वीसी के पास गए कि नहीं गए, कोई एंजल इन्वेस्टर, भाई मैं वर्ड ही पहली बार सुन रहा हूँ वो, ठीक है, और वहीं पर पिच में भी बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या होता है। मैं मतलब जो मेरे को फाउंडर है ईशान, मैं उससे वो अकाउंट का वो देखता है तो मैं उसको एकदम से टर्न कर, मैं ये होता है क्या है, देखा था पिच पे था, और वो तो उन्होंने छोटा सा दिखाया, बट उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कशन चला था, तो भाई मैंने साफ बोला कि सर मुझे नहीं पता और इसीलिए मैं शार्क टैंक आया हूँ कि आप लोग सिखाओ, और मेरे को मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज है, मेरे को ये पता है कि कैसे एक्सपेंड करना है, मैं वो सब कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से आप लोग यूँ बताए कि भाई ये क्या होएगा, ये क्या, आप सिखाओ, मैं पक्का मेरा जो विजन मैं उस पर काम कर लूँगा। ठीक है, तो मतलब डे वन से प्रॉफिटेबल थे आप? हाँ यार, स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल छूट रहा है हमारे लिए, क्योंकि जिस एरिया में मैंने किया था ना, हम ही उस एरिया के मैकडी डोमिनोज हम लोग थे, हम लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया उधर कि जो लोग प्राउडली फील करके उस रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ बैठ सके। उससे पहले गोहाना में कोई ऐसा प्लेस नहीं था कि जहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करें, कुछ ऐसे बच्चों के लिए छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करें, वो नहीं था। वो हमने एक ऐसा एम्बियंस दिया। मैं खुद फील ऐसा करता था कि गोहाना के जो लोग थे हमारे, तो हम लोग क्या करते थे कि कुछ खाना है तो बर्गर वर्गर खाया, ठेले पे जाके खा लिया, या फिर उन दिनों में भाई चाइनीज़ का बड़ा क्रेज़ था, ठीक है, स्प्रिंग रोल बन रहे हैं, चाइनीज़ बर्गर बनता था, वो चाउमीन डाल के, ठीक है, वो ठेले पे मिलते हैं, वो सब चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं क्या फील होता है, या फिर गोलगप्पे टिक्की हम लोग खाते थे। तो क्या होता था कि भाई नई नई शादी किसी की हो रखी है, तो क्या घूंघट करके और गोलगप्पे खा रहे, तो वो साइड में कोई यूँ खा रहे थे। यार ये तो बड़ा ही एक अलग है, क्योंकि जब वो गुड़गांव देख के आया था ना, और इससे को देखो और वहाँ को देखो, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो तब वो आइडिया था कि इन लोगों को एक डाइनिंग का स्पेस देते हैं और एक ऐसी चीज़ देंगे जो यहाँ है नहीं, कि लोग एक बार आए, ट्राई करें। और वो फर्स्ट डे से ये मेन फैक्ट भी रहा था हमारे लिए, क्योंकि नई चीज़ हमने दी, एक नया एम्बियंस दिया लोगों को, और वो प्रॉफिटेबल फर्स्ट डे से रहा। वो मार्केटिंग कैसे करी, क्योंकि आपने जैसे बताया वहाँ पे लोग पिज्ज़ा जानते भी नहीं थे, तो ऐसे बहुत सारे आज के प्रोडक्ट है, जैसे बाओ शाओ आ गए, कोरियन आ गए, तो अब किसी को शुरू करना है, तभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर आपने शुरू किया जहाँ पे पिज्ज़ा कोई जानता नहीं है, तो लोगों को मार्केटिंग कैसे हुई, लोग आए कैसे डे वन में, उनको मतलब लगा भाई पिज्ज़ा ही है और ऐसे ही खाना है? देखो उसके लिए ना मार्केटिंग का हमने बहुत ही मतलब एक साइकोलॉजी लोगों की ऐसी क्रिएट कर दी थी उधर। हमने जब अपना इंटीरियर वर्क वगैरह सब कुछ किया ना, तो टोटली पर्दे के पीछे किया हुआ था। मतलब जो दुकान ले रहे थे वो पूरी कवर कर रखी थी, और पूरे गोहाना में कोई भी पूछता ना, तो खाली एक पिज़्ज़ा वर्ड दिखा रहे थे हम आगे, पीछे का गलेरिया हाइड कर रखा था। तो लोगों के ध्यान में क्या हो गया कि पिज़्ज़ा हट खुल रहा है, पिज़्ज़ा हट खुल रहा है, गोहाना में पिज़्ज़ा हट आ गया, ठीक है। कोई भी आता था बोला क्या खुला, वहाँ पे पिज़्ज़ा का खुल रहा है। तो लोगों को एक तो वो हो गया कि भैया अच्छा बन रहा है। और जिस रोड पे हमने किया था ना, उस टाइम पे ACP वर्क जो पैडलिंग होती है वो किसी ने नहीं करा रखी थी, साइनेज बोर्ड ऐसा नहीं था, वो हम लोगों ने लगाया। तो लाइट को रात को उसको ऑन रख देते थे, तो लोगों को लग रहा भाई कोई अच्छी चीज़ ही खुल रही है। तो वो अपने आप रेफरेंस मार्केटिंग चलती रही। और फिर क्या हुआ कि जब वो सीख वीक के आया था, तो मेरा आइडिया था कि मैं इसको नवंबर 28 में इसको स्टार्ट करूं। तो
सब कुछ सेट वेट था कि मेरा बर्थडे था उस दिन कि मैं इसको ओपनिंग 28 नवंबर को करूँगा, बट किसी रीज़न से वो नहीं हो पाया था। और हमने ओपनिंग की 25 दिसंबर को। जब वो 1 महीने का टाइम था ना, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट करते थे, नो उनको इनवाइट किया, उनको चुपचाप खिलाते थे कि भाई कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो वो बताओ, ठीक है। वो बताते थे और वो जाके बताते थे लोगों को कि भाई बहुत अच्छी चीज़ खुलने आई है, मैं खा के आ गया हूँ। तो वो उनको ये रहता भाई तू कैसे खाया है, ठीक है, हम ये कब खुलेगा। तो वो मार्केटिंग का भी हमारा एक पॉइंट था। ठीक है, समझ गया। तो इस चीज को बाकी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या समझ में आया, गोवाना छोटी सिटी थी, आपने वहाँ पे एक एस्पिरेशन क्रिएट करी, बहुत बड़ा ब्रांड खुल रहा है, और उस एस्पिरेशन के चक्कर में लोग अंदर आना शुरू हुए। और प्राइस पॉइंट स्टार्टिंग के अंदर क्या रखा था आपने? स्टार्टिंग मेरी उस टाइम पे 49 का पिज़्ज़ा था मेरा, ठीक है, ठीक है। और मेन जो हमारा हीरो प्रोडक्ट था, हमने कॉम्बो बना रखा था, एक 200 का था, 199 का कॉम्बो, जिसके अंदर 2 पिज़्ज़ा, एक गार्लिक ब्रेड और एक कोल्ड ड्रिंक हम लोग देते थे। वो हमारा बहुत सेल होता था। एक छोटी सी अमाउंट में एक इतना अच्छा दे रहे कि 2-3 फ्रेंड सर्कल आए। और क्योंकि आप बर्गर से compete कर रहे थे, जो 5 रुपए का मिलता था उस टाइम पे बर्गर। 5 का तो नहीं था आइडिया वाला? 10-12 रुपए का था, 12 10 रुपए का, हाँ। हाँ, तो वो 12 रुपए वाली आइटम से compete कर रहे थे एक तरह से। हाँ। ठीक है, और उसी चीज़ को मतलब बंदा खड़ा होके ना खाए, आराम से बैठ के बैठ के खाए, खाए, थोड़ा सा चाहे यार extra लो। मतलब कूलिंग हो, बंदे को एसी के ऐसे एम्बियंस में खा रहा है जहाँ को उसको फोटो खींचने की जगह हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, और एसी वेसी भी था। ठीक है, उसके बाद फिर लेवल 2 कब आया? एक आउटलेट आपने बना लिया, अच्छा चलने लग गया, अब कैसे सोचा कि यार अगला आउटलेट भी खोलना है? 2 आया हमारा जनवरी 2017 में, ठीक है, करीब करीब 1.25 साल के आसपास। जब हमें लग गया कि भाई गोहाना में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे थोड़ा सा एक अच्छा कर लूँ, कि जितना पैसा वैसा उधारी लिया था वो उतार दिया लोगों का, सब कुछ किया। तो फिर वहाँ पे ये आया था कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक है, डिज़ायर गाड़ी उस टाइम पे मैंने ली थी, वो खरीद के, और ये हुआ ना कि अब थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। तो मैंने जो मेरे को फाउंडर थे ईशान, उसको पिच किया, उसको बोला कि भाई मेरा गोहाना बहुत अच्छा चल रहा है, तूने मेरी नौकरी लगवाई थी, ठीक है, अब आजा मिलके धंधा करते हैं, ठीक है। तो उसको कहीं ना वो भी फाइंड आउट ही कर रहा था कि भाई मेरे को काम करना है, और उसको जब लगा ना कि भाई हाँ ये ठीक बता रहा है और पानीपत करेंगे, वो बोला ठीक है मैं नौकरी तो नहीं छोड़ के आऊँगा, बट तेरे साथ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई आजा, इन्वेस्ट कर लेता है और मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम तक मैं गोहाना की टीम अपनी सेटल कर चुका था कि मैं आराम से उसको वहाँ से हट के दूसरे आउटलेट पे ध्यान दे सकता था। तो मैंने ठीक कहा ईशान, वहाँ ठीक है तू इन्वेस्ट मिलके कर मेरे साथ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा लोगों का, और जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ, और डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस भी होगा। तो उसको सारा प्लान आउट समझ में आया। 16 जनवरी 2017 को ये सेकेंड आउटलेट मॉडल टाउन में मैंने स्टार्ट किया, और वहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि आपको प्लेयर के साथ कैसे कॉम्पिट करना है। उस टाइम पे डोमिनोज का एक ही आउटलेट था उनका 11-12 सेक्टर के अंदर, और सेकंड ऑप्शन हम लोग थे। और किसी के लिए जब आप सेकंड ऑप्शन बनते हो ना, या तो आप बहुत सुपर हिट होते हो, या फिर आप लोगों को एकदम से डीपली रिजेक्शन मिलता है। तो हम लोगों के लिए जो सेकंड ऑप्शन बने ना, तो हम हिट हुए। हिट होने के बहुत सारे रीजन ये थे कि हम लोग फ्रेश डो पे काम कर रहे थे, फ्रेश इंग्रेडिएंट थे, एक एम्बियंस जो हमने मेन रखा था स्टार्टिंग से ही, कैसा हाइजीन प्रोसेस पे रहे, नीट एंड क्लीन लाइव किचन रहे, जो वो हमने थॉट प्रोसेस था ना, वो हमारा हिट हुआ। ये लॉजिकली देखा जाए डोमिनोज भी ऐसे ही कर रहा है, डो भी फ्रेश है, फ्रेश वेजिटेबल्स है। डोमिनोज का प्रोसेस और हमारे प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, डोमिनोज जो काम करता है वो करता है डीप ब्लास्ट डो, ठीक है, प्रॉपर्टी उनके वेयर हाउस से आती है, जिनकी सेल्फ लाइफ 4 या 5 डेज़ की होती है यूज़ में, आफ्टर वो 48 आवर्स के बाद यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग 12 आवर के बाद स्टार्ट करते हैं हमारी डो का। हमारी इन हाउस डो बनती हैं, हमारी वेजिटेबल्स वगैरह लोकल मार्केट के परचेज की होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें सारी जो होती है उनका सब कुछ पैक्ड आ रहा है, ठीक है, प्रिपेयर तो हो गया है, बट आप कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे कि भाई वो कितने दिन का क्या है, एक टैग से ही तो ना, बट वो हमारे पास कोई टैग नहीं, हम लोग भाई फ्रेश लेके आ रहे हैं, सुबह शाम तक हमें पता कि इतना वेजिटेबल लगना है, तो परचेज किया, लगाया, चला। और डो का भी सेम यही है, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रूफिंग के लिए एक्सटेंडेड टाइम होता है वो 12 घंटे के आसपास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, फ्लेवर की वजह से लोग आपके पास आ रहे थे। हाँ, कि लोगों को जो फील हुआ ना, फ्रेशनेस का फील हुआ, उसकी जाए एक हमारे बेस के अंदर सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट जो लगता है, जो लिक्विड चीज़ हम जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो लगता है, तो वो लोगों को पसंद आया, लाइक किया, तो उस सेकंड आउटलेट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। प्राइस पॉइंट में क्या डिफरेंस था? जैसे डोमिनोज के प्राइस की बात करें और आपका,
उस टाइम पे? मीडियम पिज्जा उसका कितने का आता था सेम कैटेगरी में? मीडियम पिज़्ज़ा उस टाइम पे अराउंड था 400 के आसपास का। ठीक है, हमारा था करीब 250 260 के आसपास का मीडियम पिज़्ज़ा था। ठीक है। कम रेट में ज़्यादा अच्छा टेस्ट ऑफर कर पा रहे थे। ये अच्छा वो ऑफर कर पा रहे थे, और हमारे पास ऐसे कोई कॉर्पोरेट खर्चे नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, हमारे पास यही था कि भाई दुकान का भाड़ा देना है, आपकी सैलरी देनी है, वेंडर से सामान आता है इसके पैसे देने हैं। ठीक है, हमारे पास वो ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह की चीज़ नहीं थी, तो इसलिए हमने प्राइस पॉइंट पे हम लोग फिट बैठ रहे थे। अब जब दूसरा आउटलेट खोला था तो उस टाइम पे तो ये फंडिंग वंडिंग का, इक्विटी का तो कोई सीन पता नहीं होगा आपको। हाँ, तो पहला आउटलेट जब आपने खोला वो उसका प्रॉफिट तो आपका, दूसरा पार्टनरशिप पे खोला तो प्रॉफिट आधा आधा दोस्त बांटते होगे। और जब आधा आधा दोस्त बांटते हैं, जैसे आपने पहले वाले में भी बताया मेरे को कि स्टार्टिंग जब आपने शुरू करी तो दोस्तों से पैसा मांगा, तो मैंने ऐसा देखा है जब दोस्त रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं ना बिजनेस में, उनसे पैसा लिया जाता है तो वो भी पहुंच जाते हैं, भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, चल दुकान पे आ गए, भाई लगा दे एक पिज्जा, एक ये कर दे। तो ये ना हर किसी के लिए चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ मेरे से भी लर्निंग रही है। और यार दोस्तों के साथ भी ऐसा होता था, ये रिगार्ड करना पड़ता। हाँ बिल्कुल। आपको कोई रिलेटिव नोन आ गया तो रिगार्ड करना, क्योंकि यार अपन ना जिस एरिया से आते हैं ना, तो अपन से मांगे नहीं जाएंगे पैसे। ठीक है, अगर मैं ही आपके पास आऊँगा ना, और तुम्हारी और मेरी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, मैं भले ही तुम्हें ना बताऊं कि भैया मैं तुम्हारे आउटलेट पे आया हूँ, ये चीज़ है पीछे से, अगर मैं तुम्हें बता दिया ना, तुम एक मिनट में ये कहोगे भाई मेरी एक बार काउंटर पे किसी से बात करी हो, मैनेजर से बात कराई हो, अपने आप ही बोल दोगे, ठीक है भाई भाई है मत लियो कुछ भी। तो ये रिगार्ड होता है, ठीक है, ये मान सम्मान है यार, कौन सा हर कोई हर रोज आके बैठता है, ठीक है, वो एक उसको अपनापन फील देने के लिए, तो ये होता है और ये करना भी चाहिए। उस वहाँ पे कैसे हो रहा था, वहाँ पे प्रॉफिट कैसे बट रहा था? वहाँ पे वही 50-50 था हमारा, ठीक है, हम लोग 50-50 पे काम कर रहे थे, और वर्किंग मैं कर रहा था। तो उन दिनों में जब जनवरी में स्टार्ट किया, ईशान ने फुल फ्लैश अप्रैल के अंदर ज्वाइन किया था, मतलब 2-3 महीने के बाद। वो भी एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, तब वो आया था। हाँ, तब उसने आके ज्वाइन किया था, जब मुझे सच में लगा था कि मुझे अब ज़रूरत है, तू आ जा। तीसरा आउटलेट? तीसरा आउटलेट बिल्कुल लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मतलब सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो बाबा रेल में या जेल में, ठीक है, मतलब या तो बहुत कुछ कर जाएंगे, या फिर जो कुछ आज तक कराया है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो रेंटल था मेरा 75,000 रुपये का, और तीसरा आउटलेट था करनाल सिटी। क्योंकि पानीपत में जो भी कस्टमर आते थे ना, वो सब लोग बोलते थे कि भैया आउटलेट एक खोलो करनाल में, वहाँ बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। किसी ने यूँ नहीं कहा कि भाई तुम खोलो तो गए, वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बस वो अपने स्वाद के चक्कर में हमें तो पुश करके चले जाते, ठीक है भाई ये करो ऐसा करो, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो तीसरा आउटलेट जब हमने खोला ना, तो ईशान के को अंडरस्टैंड करना बड़ा चैलेंज था, और अपने आप को भी मेरे को भी प्रिपेयर करना वो भी बहुत रिस्की था। क्योंकि हमने जब उसकी प्लानिंग की थी, वो था सितंबर 2018 में, कि भाई अब आउटलेट डालते हैं, और जो पैसा हम कमा रहे हैं वो अब दूसरे आउटलेट के लिए करेंगे, और 75,000 रुपये रेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि ईशान को कि भाई चल देखते हैं किस्मत में क्या होगा, और करते हैं इस चीज़ को। जितना अपन कमा रहे हैं ना, एक थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं कि भाई जिसमें अपना गुजारा हो जाएगा, एक नॉर्मल सी सैलरी। कि मैंने उसको एक ही चीज़ कहा कि भाई जब स्टार्टिंग में मैं जॉब करता था तो मेरी 9200 रुपये सैलरी थी, और ईशान जब स्विच करके आया तो उसकी 25,000 के आसपास थी। तो मैंने कहा कि 25,000 की सैलरी रखते हैं दोनों अपन, ठीक है, और उसके बाद सारा बंद करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। और ये ईयर कौन सा है? 18 सितंबर 18, ठीक है। तो ये रिस्क लेके देखते हैं, और वो जब रिस्क लिया ना, और जिस दिन हमने उस जगह को फाइनल कर रहे हैं, तो ईशान की आंखों में आंसू। बोला यार सब कुछ लुट जाएगा, घर वालों को बता नहीं सकता कि नौकरी भी छोड़ दी, और अब ऐसा रिस्क ले रहे हैं कि जो कमा रहे वो भी जाएगा। मैं कोई नहीं ईशान, होएगा अच्छा, तू मेरी मान। तो उसने मेरी मान के वो जगह फाइनल की, उस आउटलेट को स्टार्ट किया, और उस आउटलेट ने हमें करीब 8 से 9 महीने तक इतना लॉस में दिखाया ना, कि भाई जितना हम कमा रहे हैं ना वो सब जा रहा है उसके अंदर। क्योंकि वो सेल स्टार्टिंग में भाई कभी स्टार्टिंग के दिनों में 5,000 हो रही है पर डे, कभी 8,000 10,000, ठीक है। तो जिस दिन उसकी 15,000 रुपये ब्रेक की उनको क्रैक किया सेल, उस दिन हमने कहा कि भाई आज पार्टी करेंगे, वहाँ आज क्रैक हो गई है, और मैं कहा अब बन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वही आउटलेट है जिसने पेशेंस सिखाया हमें कि एक बिज़नेस के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, और आपको किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है। और वही मेरा आज मैं बोल सकता हूँ पिज़्ज़ा गैलेरिया का टॉप 1 आउटलेट भी है, जो बेस्ट सेल करता है।
और जब धीरे धीरे ये चीज़ें बदलाव चलती गई तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, फिर तो हम लोगों ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी ना, उसके बाद हमने चंडीगढ़ आउटलेट हम ओपन कर रहे हैं, फिर हम हरियाणा के हर शहर के अंदर आउटलेट पे आउटलेट लेके आ रहे हैं, फिर गुड़गांव आ गए, दिल्ली में आ गए, और धीरे धीरे वो करते। फ्रेंचाइजी कहाँ पे आई इसमें? फ्रेंचाइजी हमारी आई 2019 के स्टार्टिंग में, मार्च के आसपास। ठीक है, और वो भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो किसी अपने दोस्त के नॉन रिलेटिव को दी। ठीक है, और उसने भी बहुत चीज़ें सिखाई। मतलब कहते हैं ना कि धंधे में आपको कोई मारेगा ना, या तो आपका रिश्तेदार मारेगा या आपका कोई अपना सगा प्यारा मारेगा। ठीक है, जब तक बंदा खुद नहीं सीखता, खुद ठोकरने लगती, तब तक उसको बातें हवाई फायर लगती है लोगों की कि ये ऐसे पेल के जा रहा है, ज्ञान क्या ज़रूरत है। जब वो खुद रियलाइज, मेरे को बोलते थे लोग कि भाई ऐसा ऐसा मत करियो, ऐसी चीज़ें, मैं ऐसे ही इग्नोर कर देता था। और जब वो हुई ना चीज़ें, बीती कि बंदे को हम पूरी हेल्प करके करा रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं इसको। ठीक है, और वो बंदा एकदम से चेंज कि भाई उसको मतलब कोई मतलब यूँ मतलब ही नहीं है ये कौन है, क्या है, किस तरीके से। भाई जब तू किसी से हम कुछ लेने जाते हैं ना, तो हम ऐसे भीगी बिल्ली बन के जाते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कुछ भी, यार सिखा दे, करा दे। और जब यूँ पता चल जाएगा ना भाई सब कुछ है, तो 1 मिनट में यूँ कह देते हैं आजकल के जो कि भाई तू कौन है, तेरे से क्या है, मतलब पिछली सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसा ही वो इंसिडेंट हुआ था। मतलब आपने पूरा आउटलेट बना के दिया, सब कुछ करके दिया, उसके बाद किया, और उसको इतना रनिंग सक्सेसफुली रनिंग किया, उसके ऊपर पूरी मेहनत कराई। ठीक है, एंड ऑफ द डे बंदा क्या कहता है कि बोला तुम लोगों ने किया क्या है। ठीक है, मतलब यार हमने ब्रांड बनाया, जो रिस्क पॉइंट थे, ठीक है, हम लोगों ने क्लियर किए। अगर हम लोग नहीं करते तो हमसे जुड़ता कैसे। ठीक है, तो उससे पहले नौकरी कर रहा था, तो फाइंड आउट किया तुमने जो चीज़ें थी, आज जाके ठीक है तुम ये बोल रहे हो ऐसा ऐसा किया तुमने। ठीक है, और आज तुम सीख गए हो सब कुछ, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। बट जिस दिन तुम्हें नहीं आता, ठीक है, और तुम उस टाइम पे बोल सकते थे, तो प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, क्या था? यार प्रॉफिट दे रहे थे बट वो एक अलग तरीके से। एग्रीमेंट मतलब बात क्या हुई थी आपकी? मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है आपने कोई साइन वाइन तो नहीं कराया होगा। उस टाइम पे मेरे को लीगल इतना नहीं पता था। ठीक है, कि लीगल टर्म पे ये चीज़ होती है, भाईचारे में कर दिया, नॉन रिलेटिव ने बोल दिया कि भाई ये कर ले, चलता रहे। और ठीक है, वो जब तक वो चीज़, वही तो कह रहा हूँ, जब खुद ठोकर लगती है ना, जब बंदा सीखता है। तो वो जब धीरे धीरे उसने ऐसे ठोकर मारी कि वो फिर वहाँ से मैं लीगल होना स्ट्रॉन्ग हुआ। उसने लीगल पॉइंट मेरे को सिखा। क्या क्या लीगल पॉइंट्स थे बताओ? सब कुछ लीगल पॉइंट थे। ट्रेडमार्क कैसे लेना है, आपको किसी से एमओयू कैसे करना है, तो किस तरीके से हो, फ्रेंचाइजी देने से पहले आपको एलओआई करना होता है, वो चीज़ें सीखो, क्या कमिटमेंट कर रहे हो, क्या सर्विस पॉइंट देना चाहते हो, ये सारे लीगल पॉइंट हुए। आप ब्रांड से रिलेटेड उसके हर तरीके कॉपीराइट लो, अपने अलग अलग सेगमेंट के ट्रेडमार्क करो, ये सब कुछ चीज़ें थी। इवन बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई, वर्बली कुछ नहीं होता, रिटर्न बेस होता है। ठीक है, वो चीज़ें मेन सिखाई कि आपके पास जो चीज़ लिखा हुआ है ना, वही बिकेगा। तो आपने फ्रेंचाइजी फीस ली थी उस टाइम पे? एक फ्रेंचाइजी फीस नहीं थी एक्चुअली, हमारे साथ उनसे जो डील हुई थी ना, वो हुई थी कि एक शेयर बेस पे कि भाई तुम XYZ नॉर्मल सी फीस ली थी उनसे। ठीक है, बिल्कुल 1.5 लाख के आसपास की फीस थी, बट एक शेयर बेस पे था कि भैया हम शेयरिंग देंगे आपको और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। वो स्टोर चल गया बहुत अच्छा। ठीक है, जब बंदे को वो जो शेयरिंग देनी थी ना, वो लगने लगी उसको पहाड़ कि किस बात के दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उसने सिखाई फिर कि भाई बंदे को इस तरीके से अपने लीगल पॉइंट भी क्लियर करने चाहिए, और इस तरीके से। और एक चीज़ सीखी, भाई यारी दोस्ती रखो एक लिमिट की। अगर बिजनेस में बांट रहे हो ना, तो बिजनेस के टाइम पे बिजनेस है, उसके बाद यारी दोस्ती की जब इंजॉय कर रहे हो तो उस टाइम पे बिजनेस नहीं आना चाहिए। और नॉन रिलेटिव रिटर्न में कर लो बिजनेस तो अच्छा है, अदरवाइज वर्बली कभी भी मत करना, मेरी जो एडवाइस है अब। ठीक है भाई, हो रखी है मामा फूफा चाचा ताऊ बाबा, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर धंधे में लेके आ रहे तो धंधे में एक ही चीज़ बताना, तुम मेरे पार्टनर हो, ये मेरी टर्म कंडीशन है, मैं इतने काम करूँगा, तुम इतने करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अगर भाईचारे में ये बोल दिया ना, भाई तू आजा मैं देख लूँगा सब कुछ, वो एक दिन तुम्हें ही देख लेगा फिर। ये फैक्ट। सही बात है। ये यहाँ पे मेरे को भी आया कि मतलब ये मैंने जब एजेंसी रन करता था तो मैंने ये देखा था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस ओनर ये देखते हैं तो कितना कमा रहा है मुझसे, वो कितना कमा रहा है मैटर नहीं करता। जैसे हमारे पास कुछ क्लाइंट आते थे, तो स्टार्टिंग में आए 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है उसके पास, उसने कहा हमसे ग्रो कर दो। तो मार्केटिंग में कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितने रुपए लगाया कितने रुपए मिला। तो उसने हमको 1 लाख रुपया दिया, हमने उसकी इन्वेंट्री से पहले महीने के अंदर 5 लाख कर दिया उसको, 1 लाख का 5 लाख बना के दिया। अगले महीने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फीस बहुत कम ली, हम क्या करते हैं परसेंटेज पे ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो आपके रिवेन्यू को 8% लेगी, बात खत्म, और एक फिक्स रिटेनर लेगी।
तो 5 लाख कर दिया, अगले महीने आपको 10-12 लाख कर दिया, 6 महीने करते करते आपको 40-45 लाख रुपए महीने में ले गए। एक बंदा जो लाख रुपए आया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं आया था, उसका बजट ही लाख रुपए था, उसको हम इतना ऊपर लेके गए, तो उसको पता क्या लगता है 6 महीने के बाद में, यार मैं 8% दे रहा हूँ। वो ये नहीं देख रहा 1 लाख पहले मेरे को क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था और आज क्या मिल रहा है। हाँ मोटा मोटी अगर 1 लाख रुपए का 8% की बात करके चलो 8,000 रुपये बनता है, बट 50 लाख रुपए के 8% की अगर हम बात करके चले 4 लाख रुपए बनता है। तो उसके दिमाग में ये चुभने लग जाता है, मतलब मैं एजेंसी मॉडल में बता रहा हूँ कि 4 लाख रुपए दूंगा मैं इसको कुछ भी ना करने के, वही जो आप बोल रहे हो ना, आपने किया गया है, तो उसके दिमाग में ये होता है इसने किया गया है तो 4 लाख रुपए के देना है, खुद कर लो। फिर इसके बाद तो बहुत बुरा काल आने वाला था, कोविड। क्या हुआ फिर? तो कोविड भी एक अलग सी जर्नी थी, बट मैं उससे पहले आपकी ये पॉइंट को कहूँगा कि इंडिया में ना किसी के स्ट्रगल को कोई काउंट नहीं करता, ठीक है। जिस दिन वो सक्सेस होता ना, उसको यूँ कहते हैं ये रातों रात में स्टार बन गया है, ये रातों रात में इसने ऐसा कमा लिया है, ठीक है, उसको ही दिखते हैं, पीछे की जर्नी को सब भूल जाते हैं। तो यही इफेक्ट होता है, बंदा तब ये नहीं सोचता कि भाई जब तेरे लिए इतना तू कमा रहा था और आज तेरे को डबल 2x 3x 5x पे ये ले आया है, इसका एक्सपीरियंस भी होगा, इसकी मेहनत भी होगी, जिस पे तो इंस्टेंट एकदम से आ गया। जो इसने 2-3-4 साल लगाए थे, तूने नहीं लगाने पड़े, तो 2 से 3 महीने के अंदर ही कमाने लग गया। वो बंदा भूल जाता है ऐसी चीज़ें। तो जो चीज़ें बैलेंस करती है ना, अगर वैसी अंडरस्टैंडिंग का बंदा मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। और नहीं मिलता तो भाई वो कहते हैं ना कि पार्टनर भी अलग हो गए, सबका अलग है, ठीक है, वो फिर एलिगेशन चलते हैं बहुत है। तो अपन आते हैं, अब जो आपने पूछा कि कोविड का दौर आया, फर्स्ट कोविड आया ना, तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि भाई क्या होने वाला है, किस तरीके से है। तो हमने दिल्ली के अंदर आउटलेट खोला था हिंदू कॉलेज के पास, जो हडसन लेन है, ठीक है, और 16 मार्च को हमने ओपनिंग की थी। उसकी रेंट था 1,35,000 रुपये। लोकेशन को क्यों चॉइस किया कि स्टूडेंट क्राउड, बढ़िया जगह, ठीक है, डोमिनोज से 3 जगह शॉप आगे कि पिज़्ज़ा का आउटलेट है ऑलरेडी, बेसमेंट में था, नहीं बिल्कुल रोड पे, सबवे के साथ वाला, ठीक है, ठीक है। आजकल उस पे वो है, कोई कॉफ़ी वाला है, सरदार कॉफ़ी वाला है, कुछ ऐसा उस जगह में, ठीक है। तो उस जगह को किया साथ में, क्योंकि सबवे का इसलिए किया कि जहाँ पे पानीपत था ना मेरा, बिल्कुल सबवे के साथ में था, ठीक है। हमने किया तो वहीं मुझे सेम ऐसी लोकेशन वो मिल गई थी, वहाँ किया भाई। 16 मार्च को ओपन किया, तो 4-5 दिन रिस्पॉन्स हुआ। तो 21 तारीख को मोदी जी आते हैं रात को कि भाई 1 दिन का बंद है और उस पर आकर ये चीज़ रहेगी। वहाँ 1 दिन होगा, चलो भाई ठीक है, 1 दिन हुआ बंद। तो उस दिन मेरी इस गुड़िया का जन्म हुआ, ठीक है। तो 21 मार्च को आके, और फिर 22 तारीख से कंटिन्यू फिर वो लॉकडाउन स्टार्ट, पहले वीक का लगा, फिर वो 15 डेज़ किया, फिर वो महीने करते करते ऐसा चला गया। और उस टाइम पे जो डील की हुई थी लैंडलॉर्ड से कि भाई रेंट जाएगा जो भी है, ठीक है, सिक्योरिटी पीरियड था, तो बात करना चाहा तो लैंडलॉर्ड भाई बिल्कुल अकड़ूल, तो कोई मतलब नहीं उसको यही चीज़ था टारगेट, भाई पहले तो 3 महीने की सिक्योरिटी है, पहले तो ये पूरी होगी तब तो ये बैठे हैं, पर ठीक है। तो धीरे धीरे उनसे बात करनी स्टार्ट की कि भैया अब पूरा शट डाउन है, कुछ हेल्प करो या कुछ है। साफ मना कर दिया बंदे, बोला मैं क्या करूँ, बोला मेरा भी नुकसान हो रहा है, मेरी भी EMI जा रही है, क्योंकि फर्स्ट कोविड में किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमने वो वेट किया, तो उसका पैसा भी देते रहे कुछ कुछ, कि जब सेकंड थोड़ा सा बीच में स्टार्ट हो गया था और कॉलेज वगैरह नहीं स्टार्ट हुए थे, अब ऑनलाइन मॉडल पे स्टार्ट हुए थे, तो जैसे कैसे करके सर्वाइव किया। बट फिर सेकंड कोविड आ गया था, तो सेकंड में तो फिर वहाँ पे उसको टोटली शट डाउन किया। कितना मोटा लॉस हुआ वहाँ पे? करीब 30 से 35 लाख रुपए का उसमें वो लॉस हुआ था। और वहाँ पे जो दूसरा ब्रांच था आपका 75,000 रुपीज वो चल रहा था यार, वो एक बैलेंस हो गया था अच्छे से, मतलब उसने, मैं बता रहा हूँ ना कि अपने ब्रेकिंग को करना स्टार्ट कर दिया था, और तब तक जोमेटो भी आ गया था, ठीक है। क्योंकि जब हरियाणा में जब लॉन्च हुआ था जोमेटो 18 के एंड में हुआ था, बिल्कुल दिसंबर या जनवरी 19 के स्टार्टिंग में ही हुआ था ऐसा कुछ, तो वो आ गया था। तो ऑनलाइन पोर्टल चल रहे थे, ठीक है। और वहाँ के लैंडलॉर्ड ने हमारे लिए हेल्प भी किया, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो अंडरस्टैंड करता था बिजनेस को, तो उसने आराम से वो बोला तुम्हें पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, तुम हाफ रेंट देना, अगर निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो तुम रहो आराम से, ये एक बुरा दौर है। मतलब सरदार जी थे वो, उन्हें साहब का बोला एक बुरा दौर है, निकल जाएगा, दिन आएंगे चंगे, तो मज़े करना, सब कुछ सही होएगा। तो वहाँ पे उन्होंने हेल्पफुल किया, वो शट डाउन किया दिल्ली वाला आउटलेट। तो ऐसे ही एक आउटलेट था हमारा सेक्टर 22 में चंडीगढ़ में, टेकवे पॉइंट था, सब कुछ बंद है भाई, टेकवे बंद, तो वो भी शट डाउन।
मतलब कोविड के दौरान 4-5 आउटलेट थे जो बंद हुए। और दूसरा क्या चैलेंज लॉस था हमारा, हुआ कुछ या फिर ब्रेक इवन चल रहे थे ओवरऑल? लॉस भी हुआ। ठीक है, हमने क्या था कि वहाँ पे एक चीज़ को फिक्स कर दिया था कि भाई किसी भी स्टाफ को जाने नहीं देंगे। ठीक है, उनको ऐसा पेन फील नहीं होने देंगे कि भाई अब हम करें क्या, क्योंकि यार हम तो सर्वाइव करने कहीं कर देते, उनको सर्वाइव करना हमसे कई गुना चैलेंज था, बहुत मुश्किल था उनको, क्योंकि उनकी नॉर्मल सी सैलरी थी यार, वो लोग ताज़ा कमाया ताज़ा खाने वाले थे। तो उनको सबको बोला था कि भाई तुम लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होना, तुम घर भी बैठे ना, तुम्हें हाफ सैलरी हम देंगे। ठीक है, ये आराम से, तो उस कॉन्फिडेंस से वो बंदे रुके रहे थे, किसी स्टाफ को ऐसा पेन नहीं होना, क्योंकि यार नॉर्मल सी जब कोई घर का गुजारा करता है ना, तो 8-10 हज़ार रुपये में बहुत ईजी आराम से परिवार का हो जाता है, क्योंकि यार उनका सिंपल सा होता है, उनको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा शौक नहीं होते, अपनी रोज़मर्रा की रोजी रोटी के लिए आया कमाया खाया वो चीज़ है। तो उनको हाफ सैलरी हम लोग देते थे, वो था। इवन जितने भी लैंडलॉर्ड थे सबसे डिस्कस किया, किसी ने हेल्प की, किसी ने नहीं किया तो वो शट डाउन भी किए। तो वो दौर था। और कोविड मेरे लिए बहुत एक अच्छा पॉजिटिव भी रहा। पॉजिटिव इसलिए मेरे लिए रहा कि कोविड से पहले जब जोमेटो आ गया था, जोमेटो काम कर रहा था, स्विगी काम कर रहा था, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ने क्या कर रखा था, जो आप मेन्यू डाइनिंग पे बेच रहे हो ना, वो सेम लिस्टिंग कर रखा था। और उस पे वो उस टाइम पे उनका कमीशन था 17-18% का, वो लोग देते थे। किसी को ये नहीं पता था कि जो डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट भी तुम्हारे एंड का है। जब वो कोविड आया, सब कुछ शट डाउन है ना, तो एकदम से जब वो लिस्ट आती है कि आपको ड्यू किस किस का कितना है, तो वेंडर की बहुत बड़ी लिस्ट हो गई थी, उसमें सिर भी चकराया गया यार, ऊपर से ये नुकसान हो गया, वेंडर का पैसा है, ये कैसे क्या हुआ। तो वो जब बारीकी से जब वो टाइम मिला था ना, तो मैंने उन चीज़ों को फिल्टर किया कि कमी कहाँ आई है, कि तुम वॉल्यूम भी तुम्हारी बहुत बड़ी हो गई है, जहाँ तुम 10,000 की सेल कर रहे थे वहाँ 25-30 हज़ार पे भी कर रहे हो, पर क्वांटिटी में सामान भी आ रहा है, जा भी रहा है। आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो पा रहा था कि वीकली पेमेंट आ रही थी, वीकली जा भी रही थी। ठीक है, कमीशन उतना ही जा रहा है और पहले भी इतना ही था, जितना पैसा तुम कमा रहे थे तब आज भी उतना कमा रहे हो, सेल बढ़ गई है, दिक्कत क्या आ रही है। तो जब उनको फिल्टर किया ना कि भाई जितना तुम कमा रहे थे ना, उसमें तो 20 से 30% तो ये जोमेटो उठा रहा है अब तुम्हारा, इसने आके तुम्हारे साथ गेम ही ये बजा दिया है। क्योंकि बड़े सिटी के लोग तो शायद समझ गए होंगे, फर्स्ट पेज पे ही उन्होंने अपने प्राइस हाइक करके चलाए होंगे, बट हमारे जैसे छोटी सिटी में जो लोग थे उन्होंने नहीं किए थे, सेम डिट्टो उठा के दे दिया था कि भाई हाँ डिलीवरी आ रही है, करेंगे। तो उससे सीखी मैंने चीज़ें कि भाई हमेशा ऑनलाइन पोर्टल पे अगर काम करना है तो आपको एटलीस्ट डबल रेट पे सेल करना पड़ेगा। उसके सारे खर्चे जो भी आपसे डिस्काउंट जा रहा है उनसे पूरी एक टर्म कंडीशन होगी, क्या वो अगर शेयरिंग बेस पे है तो कितने शेयरिंग बेस पे है, टोटली बर्न आपका हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो आपसे कमीशन ले रहा है, कमीशन के ऊपर गेटवे चार्ज ले रहा है, फिर आपसे वो आजकल ये बेचते हैं ऐड कि भैया ट्रेंडिंग पर रहो, ऐड हम बेचेंगे क्योंकि इनकी ब्रांड वेंटल ये, उसका भी खर्चा है दिखने के लिए। तो वो सारी कैलकुलेशन करके कि एटलीस्ट आपको जो पैसा है ना, वो 100 की चीज़ आपको 200 की बेचनी पड़ेगी, अब जाके आपको हो सकता है कि वो 95 रुपीज़ आए या 100 तक ही पैसा आपका आए। एक कंसल्टेंट भी आए थे, वो हमको ये बोल के गए थे, कहते 50% मान के चलो इनका है। बिल्कुल है भाई, उनका ये कहना था कि 50% मान के चलो यही जाना है। यही जाता है और यही लेते हैं वो, घुमा फिरा के कुछ कुछ नई मार्केटिंग ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, कभी इनकी ब्रांड टाइल आ जाती है, कभी इनके टॉप ट्रेंडिंग के प्लेयर आ जाते हैं, आके पिच ही करते हैं। उनके सेल्समैन है वो लड़के, उनको ढंग से अगर कोई कॉल करेगा ना, वो कभी कॉल नहीं पिक करते। और अगर मेरे को जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है ना रेस्टोरेंट से रिलेटेड, कभी नहीं कॉल पिक करेंगे। जिस दिन उनको टारगेट होगा उस दिन कॉल आएगा, सर ये स्कीम आई है, सर ऐसे कर दो, ये बेनिफिट होएगा अपने सामान, क्योंकि उन पर प्रेशर है बेचने का, उसके भी आपसे तो बात करेंगे। ठीक है, और जब आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई या राइडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ही नहीं फ़ोन कर कहेंगे सर हमारे पास ना क्या करें, हमारे पास 100 से 150 आउटलेट असाइन है, हम कैसे हेल्प करें। तो ये सबका वो इनका फंडा होगा। कोविड के बाद सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया होगा। कोविड के बाद बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आनी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे हम समझने लग गए कि किस मॉडल पे क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करें, कैसे अपने आउटलेट को एक अच्छा फाइन डाइन दिखाएं, कैसे कस्टमर का अट्रैक्शन करें। इस बिटवीन कुछ 2-3 लर्निंग्स बताओ, क्योंकि अब तक आप स्टैब्लिश हो चुके थे, कोविड भी देख लिया था, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी समझ में आ गई थी, बिजनेस को डिटेल में भी समझ पाए थे। इसके बाद की लर्निंग क्या थी? इसके बाद की लर्निंग मेन चीज़ सीखी कि अपनी खुद की ऐप होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर्स ऑफ आउटलेट हो गए थे, तो नंबर्स ऑफ आउटलेट में हमने वहाँ पे एक मेन चीज़ क्या फाइंड आउट की, कस्टमर का डिसाइड होता है कि उसको किसका चीज़ कब खानी है और किससे मंगवानी है। ठीक है, तो वो कस्टमर फिक्स था,
तो उसको कन्वर्ट अपने थ्रू कैसे करें, खुद की ऐप से करें, अपनी सेल्फ डिलीवरी को कैसे इंप्रूवमेंट करें, कितनी फास्ट वो जाए और कितनी जल्दी जोमेटो से पहले तुम्हारे पास ऑर्डर करे, या फिर तुम एक डिस्काउंट कैंपेनिंग तुम चलाओ अपनी, कि एटलीस्ट तुम्हें 30% या 40% तुम्हें वहाँ ना देना पड़े, तुम 10-15% पे ही अपने काम खुद को करो और उसको चलाओ। वो लर्निंग सीखी। टीम को बड़ा कैसे करना है, मतलब आउटलेट हो गए थे उस टाइम पे 10-12, ठीक है, उनको मैनेज कैसे करना है कि हर 4 स्टोर के ऊपर एक एएसएम होना चाहिए जिससे रिपोर्टिंग आप करोगे, उनके नीचे टीम मैनेजर की हो, मैनेज के बाद एक शिफ्ट मैनेजर हो, फिर उनके नीचे टीम हो। वो इसके लिए कोई आया था आपके को समझाने के यार लिए? कोई नहीं आया था, खुद से सीखा है? से सारी चीज़ें सीखी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई आके कोई गाइड करके जा रहा है, ऐसा नहीं। ये कहीं से देखा था कि हाँ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है? मैं क्या करता था हमेशा, मेरी आज भी आदत है, मैं हमेशा मार्केट में एनालाइज करता हूँ। मैं अगर इधर भी आया हूँ ना, तो मैं इसके सराउंडिंग घूम के जाऊँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। वो स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट किया था कि हर चीज़ों की कैसे क्या क्या होता है। तो वहाँ पे एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसके कोविड के बाद मैंने सीखी कि एक बड़ी इन्वेंट्री मत रखो, आप एक सिलेक्टेड इन्वेंट्री रखो, क्योंकि आपको जो सामान भेजना है ना वो वीकली या 10 डेज़ का होता है, वो 3 आइटम में होते हैं। तो ना कि आप महीने का ना भेजो, आप ब्रेक में भेजो उसको। वो चीज़ें सीखी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, टीम से रिलेटेड सीखी। और एक चीज़ हमने सीखी कि किसी भी न्यू मेंबर को आप हायर कर रहे हो ना, आप डायरेक्ट किसी आउटलेट में मत डालो उसे। अगर मैंने करनाल के लिए किया या रोहिणी के लिए मैंने इस किसी को हायर किया, तो उसको फर्स्ट डे यही मत कहो कि भैया ठीक है आप ज्वाइन करो और कल से रोहिणी स्टोर पे आ जाओ, ऐसा नहीं। तो उनको एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाए हमने अपने 2-3 सेलेक्ट करके आउटलेट, कि यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा ना, उसको उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको ट्रेनिंग कराएंगे, उसको कल्चर पता चल जाएगा कि किस कल्चर में तुम किस एनवायरनमेंट में काम करने वाले हो। और ऐसे स्टोरों पे हमने उनको सेल कराई जहाँ पे बहुत अच्छी सेल होती थी, कि वो लोड को भी पता चले कि भाई एकदम से वर्कलोड क्या आता है, तो उससे बंदे का माइंड प्रिपेयर हो जाता है। और फर्स्ट डे हमने कहीं एकदम से, मैं कहूँगा ना कि भाई एकदम हैवी स्टोर पे जाना है और जहाँ पे सेल ही 60-70-80 हज़ार रुपये की है, और वहाँ पे जाकर खाऊंगा, तो बंदा कहेगा कहाँ फंस गया मैं, ठीक है, आते ही मेरे को तो पेल दिया, ठीक है, इतना काम करवा रहे हैं लोग, इनका तो कुछ है ही नहीं। तो उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करना होता है। वो चीज़ें हमने सीखी कि इस इंडस्ट्री में मेन ट्रेनिंग है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, वो सारा चीज़ हम लोगों ने करा। माल स्टार्टिंग से सेंट्रलाइज जगह से ही बन रहा था? आज देखो, सबसे फर्स्ट डे से हमारी बनती थी डो हम इन हाउस हर आउटलेट पे बनाते थे। सेंट्रलाइज परचेजिंग हम करते थे, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीके से हम कराते थे। बट ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी 2021 में, कि अपनी कस्टमाइज सोच बनाते हैं, अपनी कस्टमाइज चीज़ बनाते हैं। क्योंकि क्या हो गया था कि किसी चीज़ को जब अपन करते हैं ना, तो कंपनी स्टार्टिंग में जुड़ने के लिए तो आपको एक अलग प्राइस देती है। जब उनको लगता है कि बंदा डिपेंड हो गया, फिर वो खींच के लेते हैं रेट, फिर क्योंकि उनकी मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। एक ब्रांड था बहुत अच्छा, तो उन्होंने अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी थी। पहले तो बहुत एक रीजनेबल रेट में दिया था, जो हमारे मेन्यू के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा था। बट धीरे धीरे जब हम उन पर डिपेंड हो गए ना, तो उन लोगों ने रेट भी अपने अपने स्टार्ट कर दिए बढ़ाने, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जितनी मैं परचेजिंग जिस हिसाब से कर रहा था क्वालिटी वाइज उनसे, तो प्रॉफिट बहुत कम होता स्टार्ट हो गया था। तो मैं कहा इसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ फाइंड आउट करें। तो फिर वहाँ से आइडिया आया था कि अपनी सॉसेस बनाओ, इसका प्रोसेस क्या होता है, अपनी चीज़ वीज़ जो लिक्विड चीज़ है उसको बनाओ, ये सारा वो था। उसके बाद में अभी की बात करके चलूँ तो बहुत कंपटीशन खड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी आ रहे हैं। क्योंकि अगर पहले की बात करके चले तो फ्रेश डो एक साइंस थी, आज तो प्रीमिक्स आने लग गए हैं, मिक्स करो, पानी डालो और बना के फ्रेश डो दे दो। तो अब कैसे कम्पीट कर रहे हो? देखो, मैंने पिच में बोला था और कहा पिज़्ज़ा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके इंग्रेडिएंट फिक्स होते हैं, उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, तो आपको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ये सब होता है। और बहुत सारे प्लेयर्स अब मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट बहुत इतनी ईजी हो गई है, जो हाइप बना रखा था ना बहुत बड़े प्लेयरों ने, वो इतना हाइप नहीं है, ठीक है। मशीनरी इतनी सस्ती है कि 2-3 दोस्त मिलते हैं, एक आउटलेट को कितने रुपए में एक आउटलेट खुल जाता है? आजकल तो किसको नॉर्मल सा भी स्टार्ट करना तो कोई हो सकता है कि 5-10 लाख रुपए में भी कर देते हैं। बट पिज़्ज़ा के लिए किसी को स्टार्ट करना तो उसमें लगते हैं 35 लाख रुपीज़। आपकी फ्रेंचाइजी लेके या फिर किसी को अगर उस लेवल पे करना है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मशीनरी किस लेवल की आपको चाहिए, आपको फ्रिज की जगह आपको कोल्ड रूम सेट करना है, आपको डिलीवरी की बाइकें भी रखनी है, एक इंटीरियर एम्बियंस भी कराना है, वो चीज़ें। और नॉर्मल जो स्टार्ट करते हैं वो भाई आराम से 5 से 10 लाख रुपए बीच में बहुत ईजी भी हो जाता है। क्योंकि कई लोग मेक लाइन पे काम नहीं करते, बिल्कुल एक टेबल लगाई उस पर काम कर देते हैं।
और एज पर स्टैंडर्ड, एज पर प्रोसेस, और आपको एक लॉन्ग टर्म चलना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड करके प्रोसेस पे करनी। तो अभी जैसे कंपटीशन चल रहा है, आपका क्या स्ट्रेटजी है, कैसे लड़ना है इससे? मैं कभी भी कंपटीशन नहीं मानता, ठीक है। मेरा एक ही थॉट प्रोसेस हमेशा रहा है कि आपका कंपटीशन आपका खुद से है, ठीक है। पिज़्ज़ा गैलेरिया का कंपटीशन पिज़्ज़ा गैलेरिया से ही है। उसकी सर्विस क्या है, उसका एम्बियंस क्या है, उसका प्रोसेस किस तरीके से वो फास्ट कर सकता है, उसका प्रोडक्ट कैसे उसको टाइमली इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वो चीज़ें हैं। और मतलब बेसिकली कस्टमर रिपीटिशन के ऊपर फोकस कर रहे हो आप। एक बार कोई कस्टमर आ जाए तो वो मेरा बन के रहा है, तो कोई और आ भी जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको लॉयल कस्टमर बनाना है, ठीक है। लॉयल कस्टमर बनता है जब आपकी फूड ऑफ क्वालिटी रहेगी, ठीक है। आप फूड ऑफ क्वालिटी में आप एश्योर हो कि भैया मेरे प्रोडक्ट में दम है, ठीक है। बंदा एक बार मूव हो जाएगा, उसको रिपीट कराना, वो धीरे कभी ना कभी सोचेगा कि भैया मैंने वो चीज़ खाई थी, कहीं मिल नहीं रही, ठीक है। उसकी ऐसी यूएसपी मैंने बना रखी है कि वो कहीं ना कहीं वो मिस करेगा, कि वो डॉ के अंदर जो इसको फील आता है फ्रेशनेस का वो आएगा। इवन जो वो जूसी लिक्विड चीज़ का है वो फील आता है। कहीं ना कहीं बंदा यूँ कह देता है कि आपने खाया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आपने खाया तो आप फ्रैंकली बताना कि आपको फर्स्ट टाइम क्या फील हुआ था और दोबारा आप गए कि नहीं गए। हो सकता है कि क्या है, पहले बार अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, आप सेकंड गए, हाँ, सेकंड ईयर। सेकंड मतलब आपने कहीं ना कहीं ये लगा था कि भाई मैंने खाया और मैं दूसरी बार जाता हूँ, ठीक है। वही चीज़ है कि कस्टमर को वो माइंड में रखती है। अगर वो पिज़्ज़ा के लिए सोचता है ना, तो वो बड़े प्लेयर को छोड़ के वो हमारे पास आता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक ऑप्शन दिया हमने। तो वो और अभी प्राइस पॉइंट क्या रह रहा है एक नॉर्मल पिज्जा की बात करके चले तो? देखो, जो 2015 के अंदर प्राइस थे और एज पर महंगाई जो बढ़ रही है वो थोड़े थोड़े हमने भी अप की है, ठीक है। बट इतना भी हैवी नहीं है कि बड़े ब्रांड्स के कंपैरिजन में नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को ये लगे भाई बहुत एक्सपेंसिव है, और इतना भी यूँ नहीं है कि भाई पता नहीं कहाँ चले गए, ठीक है। एक एवरेज में है, पॉकेट फ्रेंडली है, और हर लेवल के अकॉर्डिंग मेन्यू को डिज़ाइन कस्टमाइज किया हुआ है कि वो सबकी पॉकेट में एक फिट बैठे। स्टूडेंट आ रहा है तो स्टूडेंट के लिए एक अलग से है कि भैया उनको क्या कॉम्बोज चाहिए। फैमिली आ रहा है तो फैमिली के लिए पूरा बकेट साइज़ है। इवन किसी को सेपरेट पिज़्ज़ा लेना है तो उनकी भी कैटेगरी अलग अलग है। तो मुझे थोड़ा ऑडियंस के हिसाब से माइंडसेट बताओ। मुझे ऐसा लगता है गुआना की जो ऑडियंस है वर्सेस जो दिल्ली की ऑडियंस है, गुड़गांव की ऑडियंस है, वो अलग अलग है। आप तीनों को एक ही चीज़ें ऑफर कर रहे हो और एक ही प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहे हो, तो आपका वो माइंडसेट बताओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक आउटलेट में गए तो होगे और शायद ऑपरेट भी किया होगा, तो वहाँ पे कस्टमर शायद मेरे हिसाब से सोच अलग होती है। यार देखो, हर एरिया की ना ऑडियंस अलग होती है और हर एरिया का कस्टमर बिल्कुल डिफरेंस होगा। अगर टायर 3 या टायर 4 सिटी की बात करेंगे ना, वहाँ पर कोई लॉयल कस्टमर मिलेगा, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में है, ठीक है। मेट्रो सिटी में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको डिस्काउंट वाला कस्टमर मिलेगा, कोई झटके में स्विच करता दिखेगा, ठीक है। वो लॉयल बड़ा प्लेयर भी होगा ना, उसका भी वो लॉयल नहीं है। वो लॉयल है सिर्फ डिस्काउंट का, वो लॉयल है ऑफर का, वो लॉयल टेस्ट का भी है, ठीक है। वो बहुत सिलेक्टेड, ठीक है। जिसको रियल में पता है ना कि भी पिज़्ज़ा का क्या चीज़ होती है या दूसरे फूड का क्या है, मैं बर्गर खा रहा तो मेरे को किस कैटेगरी का है। और जिसको यूँ है ना कि भाई हाँ बस देखी जाए कि वो कंपेयर करने, ऐसी कैटेगरी भी बहुत होती है। जिसको रियल में क्वालिटी पता है, सब कुछ पता है, तो वो लॉयल बन जाता है। यहाँ पे सिटी में जो मेट्रो सिटीज़ है, इनमें कस्टमर वही मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा थॉट प्रोसेस है कि वो डिस्काउंट वाला भी है, वो प्राइस रेशियो के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन करने वाला है, ठीक है। वो रिपीट वाला होता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। वो रेफरेंस मार्केटिंग पे चलता है। यहाँ के लोग जो करेंगे ना, जब 2-3 लोग उनको आके सच में नहीं बता देते ना कि भैया सच में मैंने भी खाया, बहुत अच्छा था, वो कहेगा हाँ खाया तो मैंने भी था पर स्वाद नहीं आया, डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने, या इनका ऑफर ऐसा नहीं था, या कोई उनको ऐसा बता दे भाई हाँ मैं गया था, इनका कॉम्बो इतना अच्छा था एक, ठीक है, वो मेरे को बेटा अरे वसूल हो गया भाई। वो वसूल होगा। वो मतलब वो उस रेफरेंस मार्केटिंग में चलता है। तो वो अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर। टियर 3 टियर 4 को थोड़ा समझाओ, वहाँ के लोग कैसे हैं? साफ सुथरे, सीधा स्टिक, मतलब कोई घुमा फिरा के बात नहीं आती, ठीक है। दोस्ती करनी है तो सीधा मुंह पे बोला, धंधा करना है तो बोला, नहीं करना तो मुंह पे मना कर दिया, लेते हैं कोई लारे लप्पा नहीं। प्रोडक्ट कौन सा लेते हैं और कैसे सोच के लेते हैं कि मैं ये क्यों लूँ? जैसे मुझे समझ में आया, आपने जब शुरू किया तो आप एक लग्जरी थे वहाँ के लोगों के लिए, और आपने बताया कि जो लोग खा रहे थे घूंघट के पीछे, उनके लिए एक सॉल्यूशन था एसी की दुकान में बैठ के थोड़ा सा पैसा, 50 रुपये प्राइस पॉइंट ठीक था, 50 रुपये प्राइस पॉइंट में वो दुकान पे बैठ पा रहे थे। जब वो 50 की आदत लग गई तो फिर वो 200 रुपये तक भी जा पा रहे थे। बट आज के टाइम की अगर बात करके चले तो कोई और कैसे कर सकता है? मतलब थोड़ा समझाओ ऑडियंस को।
कोई किसी को भी कोई भी स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा टायर 2 और टायर 3 सिटी में स्टार्ट करो। आपको रेंटल बहुत कम मिलता है, आप बहुत इजी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो वो आपको बहुत इजी आपको मिलेगा। आपको मार्केटिंग एक्सपेंसिव बहुत कम होते हैं, ठीक है, आप लीफलेट मार्केटिंग से अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, आपको कोई बड़े बड़े होल्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे फ्लेक्सों से आप काम कर सकते हो, ठीक है, डिजिटल है आज का टाइम, ठीक है, एक छोटी सी ऐड चला के इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप कोई भी ऐड छोटी सी चला के उस रेडियस जोन पे काम कर सकते हो, ठीक है। आप डिजिटल का तो बहुत अच्छे से आप भी बता सकते हैं लोगों को कि वो कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कराएं, तो वो मिल गया। और ऐसा सॉल्यूशन दो कि जो उस सिटी में ना दे रहा हो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिटी है जहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, आप उन चीज़ों को सॉल्यूशन दोगे ना, डेफिनेटली वो मिलेंगी। आज अगर एक एग्जांपल मैं दूं, अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो चल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर इनके ऑर्डर निकालेंगे ना, इन्हीं सिटी के हैं, क्विक मिल रहे हैं, ठीक है, कभी कैंसिलेशन नहीं होते हैं इन लोगों के ऑर्डर, कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको फर्स्ट डे वहाँ पे एक लॉयल कस्टमर मिल गया। प्राइस पॉइंट देखते हैं यार वो लोग प्राइस पॉइंट का ये वो क्वालिटी भी देखते हैं, ठीक है, और प्राइस पॉइंट तो ऑब्वियसली बात है। देखो इन सिटी में रहने वाले लोग कोई रिच तो नहीं बहुत होते, एक मिडिल फैमिली होती है, एक मिडिल से थोड़ा अपर मिडिल होते हैं, वो लोग तो यार बैलेंस रखना पड़ता है, तो उनकी पॉकेट के अकॉर्डिंग तो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ना, तो वही चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रख के आप स्टार्ट करो और डेफिनेटली आप सक्सेस होगे यार। मैंने ऐसा देखा है, टीयर 1 सिटी वाला मैं थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ, मेरे को टीयर 2 टीयर 3 इतना समझ में नहीं आता। टीयर 1 के अंदर अगर आप कम रेट रखते हो, अच्छी क्वालिटी ऑफर करते हो, तो कस्टमर ना आपके पास वैसे ही आते हैं और वो ज़्यादा शोर मचाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप कोई प्रोडक्ट टीयर 1 के अंदर 50,000 रुपये का बेचते हो ना, तो आपके पास सिलेक्टिव लोग आएंगे और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप यहीं पे 100-200 रुपये की कोई आइटम बेचोगे, तो जो लोग लेंगे ना, वो गालियाँ सुनाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब वो कमियाँ ज़्यादा निकालने, वो आपकी हर चीज़ को क्रिटिकली देखेंगे। ये मैंने देखा है, एक्सपेंसिव चीज़ों में ना उतने लोग क्रिटिकल नहीं होते, अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा चल चल आगे बढ़, कोई नहीं अब बाद में देखेंगे। बट सस्ती चीज़ों में ना गाली भी सुना के जाएगा, शोर भी मचा के जाएगा, गूगल पे नेगेटिव रिव्यू भी दे के जाएगा, जो भी हो सकता है उससे वो करेगा। देखो ये ना हर चीज़ का एक क्लास होता है, मतलब कस्टमर की एक रेंज है, ठीक है, एक प्रीमियम कस्टमर होता है जो कभी बोलता नहीं, ठीक है, आया वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही एंट्री करता है। लाइक मैं नाम ले सकता हूँ ब्रांड के, स्टारबक्स जाओगे, ठीक है, आपको हमेशा लग्जरी और प्रीमियम कस्टमर एंट्री करता हुआ मिलता है। अगर मिडिल मैन गया भी ना, वो चुपचाप लेगा भाई, जो चीज़ उसे 70 रुपये की कहीं पास में अच्छी मिल रही थी ना, वो वहाँ नहीं जाएगा, वो 450 रुपये की कॉफ़ी पी के आ रहा है बट बोलेगा नहीं, उसको टेस्ट नहीं पसंद आ रहा, पर वो चुपचाप यूँ हो जाएगा, यार कुछ बोलूँगा ना कि पता नहीं है क्या वाट लगा दे, कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी, वो एम्बियंस में बढ़ गई, भाई बहुत बड़े ब्रांड के अंदर तू आ गया, ठीक है, ऐसा वो चीज़ें हैं, तो वो कस्टमर का सेगमेंट हो जाता है। यहाँ पे बताओ टीयर 2 टीयर 3 का थोड़ा समझाओ इसे। टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर क्या होगा, अगर स्टारबक्स तो खोल नहीं सकता, बट स्टारबक्स जैसा कर एम्बियंस आप दे के उन कस्टमर को लेके आओगे, और धीरे धीरे उनको गाइड करना पड़ता है, उनको तरीका जब सिखा दोगे ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करते, कोई गाली गलौज नहीं देता भाई, नहीं देता। आप ये थॉट निकाल दो कि वो एक इस तरीके का कस्टमर आएगा कि वो चीप मेंटलिटी से बोलेगा, उसने अगर 150 का खाया तो उन्होंने 150 बार दिमाग खराब किया, नहीं, उसको प्रोसेस जब सिखा दोगे ना, वो सीधा आएगा, एक चीज़ बोला भैया मुझे ये दे दो, आराम से खाया चला गया। जैसे मेरा देखो अचानक ही आपकी बात से याद आया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, शायद बात है 2009-10 की, उस टाइम में मैकडी टाइप की चीज़ें होती थी, तो मैं देहरादून में था, मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लेता, तो मेरा एक दोस्त था, वो रुड़की से था, तो वो और मैं मैकडी गए, तो उसके लिए मैकडी एकदम नई चीज़ थी, पहली बार जा रहा था मैकडी, तो मैंने उसको कहा जा ऑर्डर ले गया, तो मैंने उसको ऑर्डर बता दिया, मैंने पैसे भी दे दिए उसको, तो वहाँ गया, कहता भाई एक 1 टिक्की दे दिए वहाँ पे 1 टिक्की बाहर तो लोकल आउटलेट में 1 टिक्की चल रही है, तो 1 टिक्की दे दिए, अरे कौन सी, कह रहा भाई कोई भी दे दियो, तो उसने वो चीज़ भी लगा के जो मन किया उसने वो बना दिया 100-150 रुपये का, तो अब उसने बिल भी काट दिया। अब बिल काटने के बाद कहता भाई मेरे पास तो 80 रुपये है तो मेरे दोस्त ने तो 40 वाला कहा था, अब 40 वाला करके दे, तो वो उससे बहस कर रहा है, मैं कोने में बैठा हुआ था, तो उससे वो बहस कर रहा है, कह रहा वो कह रहा बिल कट गया है, और वो कह रहा है कि भाई मेरे को तो 40 वाला ही चाहिए, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तुम चोर हो, तुम वो हो, पूरा पतंगा उड़ा रखा था। फिर मैं जाके उससे बात करके आया और
फिर बिल कैंसिल हो गया और उन्होंने वही वाला बर्गर दे दिया। देखो ये चीज़ ना बिल्कुल जो आप बता रहे हो ना 2009, हो सकता है वो संदीप ही हो, ठीक है, वो उस दिनों में मैं भी ऐसा ही था, कुछ मेरे को भी ऐसा नहीं था कि हम लोग जब भी वो खाते थे ना, गए या गो आउटिंग किया तो मैगडी वैगडी तो था ही नहीं भाई। जहाँ कॉलेज था वो भी कॉलेज एक गांव के अंदर था, ठीक है, तो कहीं पे भी एक्सपेंसिव चीज़ पे लगता तो हमें ऐसा लगता था अरे पागल है क्या, मेरे वहाँ पे तो 30 रुपए की चीज़ मिल रही है, ये 150 किस चीज़ के ले रहा भाई, तूने यही तो दिया, टिक्की डाल के इसके अंदर 2 ये बर्गर के बन लगा दिए, ठीक है, डबल रोटी हम जिसको बोलते हैं, ये तो दे रहा है किस चीज़ की, मतलब वो थोड़ा नहीं पता था। और जब चीज़ें हम पता चल जाती हैं धीरे धीरे, पता भाई हाँ इनका ये प्राइस रेंज है और इस तरीके से, तो बंदा प्रिपेयर। और फर्स्ट टाइम का इंसिडेंट किसी के साथ भी कुछ भी होगा ना तो उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है और उसको अटपटा सा लगता है उसको। तो सेम उस दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो कभी नहीं गया और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये घबराहट दूर कैसे करे? मतलब मेरा सवाल ये पूरा इस बात का यही था कि जैसे आपने भी बोला कि कुछ नए बंदे आएंगे उनको सिखाना पड़ेगा, जैसे ये भी था इसको सिखाना पड़ेगा। अब उसको सेल ऑर्डर पूरा करना था अपना, उसको जो मन करा उसने बोलता गया, इंग्लिश में बोला, मेरा दोस्त ने कहा एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा टॉपिंग, ये वे, मतलब क्या लेंगे, बट डबल चीज करो, एक्स्ट्रा टॉपिंग करे, ऐड ऑन करेंगे, आप टमाटो ऐड ऑन करेंगे, ऑनियन करेंगे, मतलब ये सेल्स के पॉइंट होते हैं। और क्या हो जाता है कि हमेशा जो CSR होता है ना, जो बिलिंग करता है लड़का, वो माइंड सेट कर देता है कस्टमर का, उसको पता होता है कि मुझे इससे कितनी की बिलिंग करनी है, और इसको अगर मैं ऐड ऑन के लिए सजेस्ट करूँ, हो सकता है ये येस नो या कुछ भी करें, ठीक है। ये तो कोल्ड ड्रिंक में भी बोलते हैं सर रेगुलर कोल्ड ड्रिंक लेंगे, मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज, सर आइस एक्स्ट्रा लेंगे, हाँ दे दे भाई, हम तो भी सोचेंगे दे रहा है तो फ्री में होगी, बट उसका भी चार्ज है, बड़ो बिल बड़ा बन के आ गया, कई लोग तो शर्माते हुए जिएंगे, ठीक है भाई पक। तो टियर 2 में क्या करे, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो करना चाहिए, बट उसको आप ना एक कॉम्बो की फॉर्म में बना के दे दो, बंदे को एक बार एक्सप्लेन कर दो, एड ऑन फटाफट की बजाय बंदे को बता दो, कॉम्बो बना के चिपका दो, भाई ये कॉम्बो है, तुमको जोन सा ये इसमें ऐड ऑन है, उसकी एक फिल्ट्रेशन कर दो कि भैया ये चीजें हैं, बंदा आराम से लेता है। और हर चीज कोई भी नई होती है ना, उसको एक बार गाइड कर दो कस्टमर को कि सर ये ऑप्शन है। बहुत सारे आज भी हमारे पास कस्टमर ऐसे आते हैं, भाई पिज्जा दे दे, उनसे पूछते सर कौन सा, यार दे दे जो तेरे को अच्छा लगता है वो दे दे सर। फिर भी हमारी टीम क्या करती है, उनको बताती है सर सिंगल टॉपिंग ये है, डबल टॉपिंग का ये है, इससे थोड़ा सा प्रीमियम जाएंगे तो ये इसके अंदर ये टॉपिंग है, 2 मिनट तो लगी, तो उसमें बंदे का फाइंड हो जाता है कि भैया उसको किस तरह का क्या खाना है। अब मैं आया बंदा, आते मैं कर दूँ भाई, उन्होंने बोला कि पिज़्ज़ा दे दे, और मैं दे देता हूँ मीडियम साइज़ का 400 का, ठीक है, उसको अटपटा लगेगा, यार मेरा दोस्त तो नहीं करता, 80 रुपये का मिलता है इधर, ठीक है। उसको जब तक बताओगे नहीं तब तक वो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हम लोग बताते हैं कस्टमर को। और प्राइसिंग 400 रुपये रखे या मतलब दिखाए 400 रुपये, उसके बाद GST लग के 450 रुपये का बिल आया, या फिर सीधा ही 450 रुपये दिखाए? नहीं, प्राइस से GST हमेशा एक्स्ट्रा होती है, वो आपके हर अकाउंट मतलब जो लिखा हुआ है लिखा होता है, ठीक है, वो GST एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, वो हमेशा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते, इंक्लूड रखेंगे तो यार बाद में जब आप रिपोर्ट बना के या सबमिट करते हैं ना, तो वो बड़ी चैलेंज हो जाती है। इसमें तो सीधा सही फिर 400 की उसमें 5% GST लगा, 20 रुपये GST है, क्योंकि 5% तो यही, तो वो कस्टमर को एक्सपेंसिव भी नहीं लगता, तो ये चीज़ें होती हैं। तो दूसरा आप कह रहे हैं कि उस कस्टमर को ये गाइड वाली चीज़ें आ गई, आप उसको गाइड करो, बताओ, और वो चलता है। और कभी भी ना किसी भी चीज़ पे जाने से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जूडियो आपको दिखेगा हमेशा 5,000-7,000 स्क्वायर फीट में दिखेगा, बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, पता नहीं क्या होगा, पर उसकी चीज़ एक नोटिस करना, 999 से चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी, 99 से स्टार्ट होती है, एंड ऑफ 999 पे। उसने जो फियर फैक्टर था ना लोगों का कि बड़े ब्रांड ऐसा करते हैं, ये चीज़ वो ख़त्म कर दिया, और वो कर रहा है, और वो आने वाले टाइम पे एक दिन ऐसा हिट मारेगा ना, अभी भी सही पेनिट्रेट कर रहा है, मेरे टियर 2 में भी जाना शुरू हो गया, तो वो हिट मारेगा। वो मेन काम ही टियर 2 टियर 3 सिटी के लिए कर रहा है। अगर उनके विजन को आप देखेंगे तो बड़े शहरों में इसलिए आ रहा है वो 5,000 जगह कि लोगों की आइडेंटिफाई हो, हर कोई है, घूमता है, आता है, बड़े शहरों में आएगा। अगर मैं भी बहाने से बाहर तो आज दिल्ली आया हूँ तो घूम के जाऊँगा, दिखेगा मुझे वो चीज़ वहाँ से दिख के, और जब मेरे शहर में आएगी ना, ओ भाई साहब बहुत अच्छा ब्रांड आ गया भाई, जाऊँगा, और मेरे पॉकेट की चीज़ मिल गई, ठीक है, मैं बार बार जाऊँगा, तो वो माइंड गेम है। अब आप आए हो तो शार्क टैंक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, बाकी हम नहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक ही क्वेश्चन है जो मेरे हमेशा इच्छा में था कि जैसे ही लाइव हुआ वीडियो, डे 1 मतलब अगले दिन रेवेन्यू कितना एक्स हुआ, वीक 1, मंथ 1 कितना रेशियो बताओ, ओवरऑल बात करते हैं। देखो जिस दिन ऑन एयर हुआ,
1 तारीख को मेरा ऑन एयर हुआ था, तो रात को 10 बजे आया था, सबसे पहला ही हमारा ही था। तो बहुत सारे मेरे आउटलेट ऐसे थे जो 10 to 10 पे काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे थे कि जो लेट नाइट भी काम करते हैं, जो दिल्ली के आसपास के हैं या चंडीगढ़ के आउटलेट है। तो उनमें थोड़ा सा जंप हुआ उस रात को, ठीक है। मतलब जो उस दिनों में रात को वो 1000-1500 की सेल करते थे, वो 6000 तक रात की गई, मतलब 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक। बट जब नेक्स्ट डे था, थर्सडे को हमारा एपिसोड आया था, जब फ्राइडे था, फ्राइडे को तो हमारा बाय वन गेट वन ये हमेशा होता है, ठीक है। वो था तो एकदम से बाहर आ गई हर स्टोर के ऊपर, मतलब एपिसोड देख के लोग आ रहे हैं, संदीप को ढूंढ रहे हैं गवाना वाले, तो भाई ठीक है ये कहाँ है, फोन आ रहे आया दोनों कबार, तू कब गया, तो कल तो यही था, परसों तो यही था। अब उनको कैसे बताया भाई ये प्रोसेस होता है, शूटिंग हो चुकी थी ऐसा है, और वो ढूंढ रहे हैं, मैसेज आ रही है लोगों के, ऐसे ही स्टोर पे जा रहे हैं। और उन दिनों में मेरा तंदूरी पनीर, जो नमिता ने बोला कि तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है आपका, गार्लिक ब्रेड वो अच्छा है, ठीक है। तो तंदूरी पनीर के ऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब हर स्टोर की वो वीक तक 4x 5x तक की सेल रही, ठीक है। 10,000 वाला स्टोर 50,000 की सेल कर रहा है, 50,000 वाला 2.5 लाख की सेल मार रहा है, ठीक है। वो सब चला, और लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, ठीक है। और गोहाना में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग रहे थे, कोई यूपी से आ रहे हैं, स्पेशली आसपास आपसे मिलने के लिए आ रहे होगे। के लिए आ रहे हैं, पिज़्ज़ा के लिए आ रहे हैं, तो शार्क टैंक देख रहे थे, ऐसा कुछ हुआ। और फिर जब सेकंड वीक आया तो थोड़ा सा ग्राफ को डाउन हुआ। फिर उसके बाद इनकी जब ये रील वील जो ये लोग डालते हैं, या फिर अदर जो रील जो प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू डालते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जेन्युइन रील जिन्होंने डाली उनसे भी बूस्ट आया, फिर सेल्स एकदम से ग्राफ हुई। तो आज वो स्टेबल है 2.5 और 3x पे स्टेबल है अब, ठीक है। और उसी पे वो आराम आराम से अब काम कर रहे हैं, और टचवुड गॉड का रहा तो हम लोग वहाँ तक 2.5x और 3x तक उसको मेंटेन भी रखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल गया है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करी? क्योंकि देखो शायद आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि अगले दिन सेल बढ़ने वाली है, बट इतनी ज़्यादा बढ़ेगी शायद नहीं किया था, और हो सकता है आपकी इन्वेंट्री की साइकिल जो थी वो हफ्ते की थी, हफ्ते में माल जाता था और वो 2 दिन में खत्म हो गया। बिल्कुल, देखो इन्वेंट्री को हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि आइडिया बहुत सारे जैसे जो प्लेयर थे जो शार्क टैंक 2 में आए थे या 1 में आए थे, तो उनसे थोड़ा सा पूछा कि भैया किस तरीके से जंप होता है। इवन इनकी टीम ने भी थोड़ा सा गाइड किया था कि जैसे आप ऑन एयर जाएंगे ना, तो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज रखना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जहाँ पे 7 डेज़ की इन्वेंट्री थी उसको 15 डेज़ का रखा, ठीक है। डबल पहले ही हम लोगों ने प्रिपेयर रखा था, क्योंकि बहुत सारी हमें भी आइडिया था कि ऑर्डर भी आएंगे, क्वालिटी टीम के लिए भी टीम भी बड़ी रखी, कि जहाँ पे जो 6 बंदों की टीम थी वहाँ पे 8 बंदों की या 10 बंदों की टीम रखी। वो सब कुछ प्लानिंग करके किया था, और जहाँ जहाँ आउटलेट थे वहाँ पे वो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। फिर उसके बाद इंक्वायरी आ रही है फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारी, तकरीबन आज टिल नाउ में अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब मेरे पास 6,500 इंक्वायरी है पिज़्ज़ा के लिए रहेगा आउटलेट। वो पैन इंडिया से हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, बट मेरे को एकदम से नहीं भागना, ठीक है। हम लोगों ने एक मॉडल अब बनाया है कि धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम यूपी को कवर कर रहे हैं, राजस्थान को कवर कर रहे हैं, देन पंजाब को कर रहे हैं, कि सराउंडिंग में। और मेजरली टियर 2 टियर 3 पे फोकस करोगे या फिर मेन सिटीज में ज़्यादा फोकस करोगे? अब हम हमारा मेन तो यही फोकस रहेगा टियर 2 और टियर 3 का, बट टियर 1 को भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे जो आउटलेट ओपन है वो जयपुर में हो रहे हैं, जोधपुर उदयपुर ओपन हो रहा है, जोधपुर हो रहा है, आगरा के अंदर ओपन होगा, ऐसे ही लखनऊ, कानपुर, औरई, झांसी इधर ओपन हो रहे हैं। अगर हरियाणा की सिटी की मैं बात करूँ, सिरसा, हिसार और कैथल ये ओपन हो रहे हैं। तो फोकस सब पे है कि, पर उसी तरीके से कि कैसे किस एरिया में कैसे फिट आउट बैठेंगे। हमारी R&D की टीम काम कर रही है कि कहाँ पे हम आउटलेट खोल। और ये टीम अपने प्रोफेशनल हायर की है? यार प्रोफेशनल नहीं कहूँगा मैं उनको, वो लड़के मैंने वही प्रमोट किए हैं जो मेरे स्टोरों पे जो 5 साल से काम कर रहे थे, जिनको सच में नॉलेज पता है कि हम लोग आउटलेट कहाँ चला सकते हैं। उन्हीं लोगों को प्रमोट किया है, उन्हीं लोगों को फील्ड में उतारा है, ठीक है। मैं किसी के डाटा पे विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करता हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, उन लोगों की जो जेन्युइन रिपोर्ट होगी ना वही मेरे लिए काम करेगी। वही लोग मुझे बता पाएंगे कि सर यहाँ पे ये कस्टमर है, इस तरीके का आएगा और आप अपने यहाँ पे आउटलेट खोलते हैं। अगर मैं किसी का XYZ का डाटा उठा के कहूँ ना कि भैया ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतने ऑर्डर आने वाले हैं, ये प्लेयर इतना करता है, ठीक है, वो बस वो खाली एक ग्राफिक उसने दिया मुझे। फील्ड पे जिसने काम करना है ना, तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी ना, तब तक फ़ायदा भी नहीं है। तो वो मेरी टीम ही है जो इनको प्रमोट किया, जो R&D भी करके आते हैं, जो बताते हैं कि सर ये चीज़ें फाइनलाइज। हमारी जो 4 बंदों की टीम है, हम लोग खुद जाते हैं उसको एरिया को एनालाइज करके क्योंकि जो R&D की टीम जाती है ना, वो 4-5 लोकेशन हमें देती है, फिर उनमें से हम लोगों में से कोई भी चाहता है उसको फाइनल करता है, फिर आउटलेट को चलाते हैं। आपके अलावा आपसे ज़्यादा सैलरी, मतलब सैलरी या हाईएस्ट वाले कितने लोग हैं और कितनी सैलरी है?
वैसे अलावा अगर मैं बात करूँ तो टीम वाले बहुत हैं ऐसे, जो 10-12 लोग ऐसे होंगे जो मेरे से भी अच्छी सैलरी लेते हैं, क्योंकि उनका एक रोल अलग लेवल का है। ठीक है, जो एएसएम या एएसएम से भी जो जोनल टीम होती है वो है, जो प्रॉपर इन्वेंट्री को ट्रैकिंग कर रहे हैं, जिनको बर्डन बहुत ज़्यादा है। देखो, जो जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे हाईएस्ट सैलरी दी है क्योंकि मैं फाउंडर हूँ या सीईओ हूँ, तो सारा लेके मैं ही बैठ जाऊँगा, कंपनी नहीं ग्रोथ कर पाएगी। एक लिमिटेड सैलरी रखो कि जहाँ पे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो, आप अपना घर का गुजारा सही कर रहे हो, ठीक है, वो चलेगा यार। एक टाइम आएगा कि जिस दिन आप अच्छे लिए अपने लिए भी कमाओगे और औरों के लिए भी कमाओगे। अभी है एक्सपेंशन करने का टाइम, और मैं अभी सोचूंगा कि एक्सपेंड हो रहा है और मेरे को दे दो भाई सब कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला। आराम से जितने भी गुजारा हो रहा, अभी धीरे धीरे उसमें करो। जब एक कंपनी बड़ी बन जाएगी, जिस मॉडल पे आप सोच रहे हो, वहां तक जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो यार पैसा आएगा ना, आप तब कमाना। तो अब आ रहे हैं हम ऑडियंस की तरफ, उनके क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं और उनके क्या क्या क्वेश्चन है। सो ये तो अब जाके विजिबल हुआ है पूरे पैन इंडिया में कि पिज़्ज़ा ग्लेरिया नाम का बंदा है और इनके ये चैलेंजेस हैं। सो फॉर ए स्मॉल लाइक एंटरप्रेन्योर जो एक छोटे से एरिया में काम कर रहा है, अब उसको किसी की गाइडेंस चाहिए कि मुझे ये चीज़ मतलब कोई को फाउंडर चाहिए या फिर चाहिए कि जो मुझे हर चीज़ें बताए बिजनेस को लगे और एक लोएस्ट प्राइस वगैरह पे अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए आपकी कुछ एडवाइस। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन मेरे से भी किया गया था कि भाई वीसी के पास गए या एंजल इन्वेस्टर के पास गए या कुछ, मुझे नहीं पता थी। ये और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो कैसे आइडेंटिफाई करे या कैसा। इसमें मेन रोल करता है आपका सीए। आप किस लेवल का सीए रख रहे हैं, उसके क्या लिंक है, कहाँ पे किस चीज़ को करते हैं। और धीरे धीरे आपकी नॉलेज आपको खुद बढ़ानी पड़ती है। वो आप वीडियो देख के बढ़ाओ। ठीक है, एसाइल भैया के ने पूरा एक एपिसोड बताया कि किस तरीके से फाउंडर का अपनी जर्नी को कवर करे, वो बेसिक चीज़ें क्लियर कर देते हैं। वहाँ से जब आप सीखेंगे ना, तो आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे भैया मुझे किस लेवल पे क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ होता है। और पूरी एक फैमिली है। ठीक है, अगर आपको फंडिंग के लिए चाहिए तो एक एंजल इन्वेस्टर की फैमिली है। ठीक है, एक वीसी वाली अलग से एक पूरी फैमिली है। ठीक है, वहाँ तक आप धीरे धीरे अप्रोच करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई वो बड़े बिजनेस को ही फंड करते हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे बिजनेस को भी फंड करते हैं और एक छोटे से आइडिया को भी करते हैं। उनको लगता नहीं कि भाई फाउंडर के अंदर दम है, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो लिंक आपका स्टार्टिंग जो कराता है वो आपका सीए ही कराता है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है लिंक्डइन पे भी ढूंढा जा सकता है। लाइक मिनट देखो, सिंपल सी बात, को फाउंडर ढूंढना शादी करने से ज्यादा मुश्किल चीज है। शादी में क्या होता है, मैं अपनी बीवी से रात को ही तो मिलता हूँ, मैं छुट्टी वाले दिन मिलता हूँ। को फाउंडर के साथ तो रोज मिलना है, बीवी से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है उसके साथ। अगर कल को हम प्लान कर रहे हैं बिजनेस बहुत बड़ा बनाने का, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये ना जेनरिक एडवाइसेस ना ली जाए, क्योंकि मैंने देखा बहुत बार हमारे कमेंट सेक्शन में भी आती है कि हमको को फाउंडर चाहिए, प्रोसेस बताओ। मेरा प्रोसेस तुम्हारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। जैसे ये तो शार्क टैंक पे आ गई, इन्होंने बोल दिया इनके पास 1000 रुपये आ गई। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तो वीडियो बना दूंगा, हो जाएगा। अब मैं तुमको कहता हूँ लिंक्डइन पे ढूंढ लो, या तुम किसी भी फाउंडर की स्टोरी सुनते हो, उसने लिंक्डइन पे कोई बंदा ढूंढा था। भाई लोगों को टिंडर पे भी गर्लफ्रेंड मिलके शादी हो जाती है और अब वो खुश है। तो क्या वो एक मेथड है कि हमारी शादी वैसी होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि ना, शादी से मुश्किल चीज है, इसको किसी से ना पूछ के थोड़ा खुद से फिगर आउट किया जाए तो वो बेटर ऑप्शन है। ये मेरा एडवाइस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बना के तुमको अलग अलग एडवाइस देंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, सबके फॉर्मूले अलग हो सकते हैं, किसी का फॉर्मूला कॉपी मत मारो। जैसे कि आपका जो फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहा था, आपने सभी अभी जितने भी वो बताया कि सारा आपका रेंटेड है। सो आपका कभी प्लान नहीं रहा कि यार ब्रांड इतना ज़्यादा मेरा हाई ब्रांड जा रहा है कि प्रॉपर्टी ऑन कर लें और फिर उस पर बिजनेस रन करें? कभी भी ऐसा नहीं सोचा और मैं फ्यूचर में भी नहीं सोचने वाला ऐसी चीज़ें। सीधी सी लैंग्वेज बात करूँ, मेरे को मैकडी नहीं बनना। ठीक है, मैकडी हमेशा क्या करता है, वो प्रोडक्ट बेचता है, बट वो रियल एस्टेट पे मेन काम करता है। मेरे को वो नहीं करना। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को आज के टाइम पे खरीदूंगा ना, वो 2 CR 3 CR की होगी। इतने में मेरे 10 आउटलेट हो जाएंगे भाई। एंड ऑफ द डे ग्रोथ, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक है, बट एक लिमिट तक। ठीक है, 10 आउटलेट मेरे को कितना कमा के देंगे? जो 2 महीने के बाद ही मुझे या 3 महीने के बाद देने वाले हैं, वो कमा के देंगे। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का अगर मैं 3 CR लगा के और एक आउटलेट चला रहा हूँ, मुझे रेवेन्यू वही आ रहा है, प्रॉफिट वही आ रहा है। ठीक है, और उसी पैसे को मैं 10 आउटलेट पे लगाऊंगा तो कितना मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो अपना थॉट प्रोसेस ये है। मतलब सिंपल सी बात, इंडिया के अंदर ना कुछ मॉडल्स काम नहीं करते हैं। रीजन क्या है? इंडिया में एक तो पहली बार रेंटल यील्ड खराब है, ठीक है ना।
अगर तुम्हारे पास में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं ना, और तुम 2 करोड़ रुपए का घर ले लेते हो, और तुम स्मार्ट नहीं हो, तो मतलब तुमको डर लगता है जिंदगी से, तुम ले लेते हो तो ठीक है, पर अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम बेवकूफ हो। 2 करोड़ रुपए अगर तुम्हारे पास पड़े, 1% ब्याज, 2 लाख रुपए महीना होता है। दिल्ली में टॉप की लोकेशन लो, बढ़िया घर उठाओ, 50,000 रुपए, लाख रुपए रेंट दो। वो वाला घर जिसमें रह रहे होगे ना, 7 करोड़ रुपए का घर है, जो तुमको 50-60 हजार रुपए में मिलने वाला है। मजे से रहो। 1.5 लाख रुपए जो बच रहा है ना, उसको रीइन्वेस्ट कर दो कहीं पे भी, और उसको ग्रो करो। प्रॉपर्टी इस तेजी से ग्रो नहीं कर सकती, नहीं कर रही है प्रॉपर्टी ना। अगर हम पिछला ट्रेंड देख ले, देख क्या एक बार को तुम्हारी किस्मत थी, तुमने हाईवे के पास में एक जगह ले ली और वो हाईवे वहां कट गया और ऐसा हो गया। बट अगर मैं दिल्ली जैसी जगह की बात करके, जो जो जगह बस गई है वो ग्रो नहीं हो रही है, और वहां पे ये रेंटल यील्ड खत्म है, तो मैं मान के चल रहा हूं जहां पे भी अपना आउटलेट खोलेंगे, वो एक अच्छी जगह पे ही खोलेंगे। किसी गांव के कोने से किनारे पे जहां पे कोई नहीं आता, वहां तो नहीं खोलेंगे। तो अगर वहां पे खोल रहे हैं तो पहले से ही वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है, तो इट्स बेटर कि वो क्योंकि यूएस में चलते हैं वो फंडे ना। मैं अभी जो पहले भी आंसर दिया, कुछ जेनरिक चीजें हर जगह नहीं चल रही है। इंडिया की रेंटल यील्ड और उसकी यील्ड में बहुत फर्क है। सर पिज़्ज़ा गैलेरिया का स्टार्ट किए हुए अप्रोक्स कितना 7 साल हो गया है? यार पिज़्ज़ा गैलेरिया को स्टार्ट हुए आज 9 साल के आसपास। हाँ, तो फर्स्ट डे से तो आप तो सब कुछ परफेक्ट तो नहीं कर रहे होंगे ना, तो आपको क्या क्या लर्निंग मिला इस बीच में से? फर्स्ट डे से एक चीज़ तो हमने क्लियर की थी, एफएसआई का लाइसेंस तो हमने फर्स्ट डे से लिया, ठीक है। उस टाइम पे वैट होता था, टैक्स लिया, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें वो की, जीएसटी बाद में आया, वो चीज़ किया। बट बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने टेक्निकल बताई, ठीक है, वेबसाइट नहीं थी, 1-1.5 साल के बाद पता चली कि वेबसाइट के लिए कैसा डोमेन वोमेन लेना होता है, उसको करो, वो चीज़ों की गाइड हुआ। बिलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, नॉर्मल सा चलता था पहले कि एक पॉस होता है, ठीक है, लोकल दुकान की बजाय आप किसी XYZ बने हुए जो लोकल बेचते हैं ना उनको ना लो, एक जो अच्छी तरीके से काम करो उनको लो। वो धीरे धीरे ना जब चीज़ें करते हैं ना तभी हमें सीखते हैं और तभी हमें पता चलता है, और जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी हमेशा उसको ग्रैब करना चाहिए। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अब जो कोई स्टार्ट करे तो उसको क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले क्या करना है? ट्रेडमार्क कब लेना चाहिए? क्या देखो, उसको करने के लिए मैं ये चीज़ कहूँगा, सबसे पहले आप एक लाइनअप करो हर चीज़ों को, आपको करना क्या है। मतलब फूड रेस्टोरेंट कोई भी करना है, सबसे पहले उसका नाम कि क्या है, फाइंड आउट करो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। आईपी एड्रेस की साइट पे जाकर उसको चेक कर लो कि कैटेगरी 3 कैटेगरी होती है, क्लास 30, 43 और 35। इन कैटेगरी के अंदर उस नाम को सर्च कर लो, नहीं है तो तुरंत उसको अप्लाई करा दो, ठीक है। 500 या 700 रुपये के अंदर फीस होती है नॉर्मली सी, और फिर जब फाइनल प्रोसेस पे जाते हैं तो 4,500 रुपये के आसपास फीस है। तो उसको अप्लाई करके सबसे पहले उस नाम को आप रजिस्टर्ड करो, ठीक है। देन आप GST लो, ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। और फूड लाइसेंस बहुत ईजी है यार, इस गवर्नमेंट ने तो बहुत ईजी कर रखी है चीज़ें, आपको घर बैठे हर चीज़ें मिल रही हैं, कर रहे हो। ये सब कुछ करके फिर आप अपना प्रोडक्ट पकड़ो, जिस ब्रांड को आप स्टार्ट करना चाहते हो, कि इंग्रेडिएंट क्या होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लो, एक स्पेसिफिक टारगेट बना लो कि भैया मुझे इस कंपनी के इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, किसी और XYZ के नहीं करने, क्योंकि वो आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट को सेट कर देते हैं। उनको बनाओ और फिर क्वालिटी से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें करते जाओ। फिर आपका टेक टीम इन हाउस है या आउटसोर्स है? यार कुछ टीम मेरी इन हाउस भी है, और कुछ मेरी थर्ड पार्टी से भी हम लोग करते हैं। जैसे ऐप है हमारी, हम लोग थर्ड पार्टी से आज भी ऑपरेट कराते हैं उसको, क्योंकि उसके लिए ना बहुत सारी बड़ी टीम चाहिए होती है। बट एक टाइम आएगा कि पिज़्ज़ा गैलेरिया की टेक की भी टीम होगी, वो धीरे धीरे ही करेंगे। और आज मैं एकदम से लेके बैठ जाऊँ तो भाई मैं टेक की सैलरी देता रह जाऊँगा, मैं टीम की नहीं दे पाऊँगा मेरी। तो हर चीज़ का टाइम होता है, आप उस हिसाब से उसको डेवलप करते। देखो, रूल ये है कि ये पिज़्ज़ा का बिजनेस है, खाने का बिजनेस है, खाने पे फोकस किया जाए। जब कल को ये टेक का बिजनेस बन जाएगा, तब टेक बनाई जाए, तब सेंस बनती है। मेरा नाम अभिषेक है और मैं बिहार से हूँ। मैंने अभी दिल्ली शिफ्ट किया है और मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे को है कि अपना कुछ शुरू करना है, पता नहीं मतलब कोई फाइनल आइडिया नहीं है। तो आपको कैटेगरी फाइनल करनी पड़ेगी, आप किस इंडस्ट्री में और किस कैटेगरी पे काम करना चाहते हो। जब तक वो फाइनल नहीं करोगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे किस वे में और क्या चीज़ करनी है। वो डिसाइड आपको ही करनी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई क्लॉथ ब्रांड में हो सकता है ज्वेलरी ब्रांड में हो सकता है फूड ब्रांड में हो सकता है सैलून आपको करने हो, किस लेवल पे, मतलब वो आइडेंटिफाई आपको ही करना है, ठीक है। कई बार लोग होते हैं कि भाई हाँ चलो मिल के कर लेते हैं, देखी जाएगी, उसमें फिर वो देखी ही जाती है, वो ऐसे ही रह जाती चीज़ें। देख, सिंपल सी बात,
3 चीजें होती है, पैशन, स्किल एंड डिमांड। जहाँ पे तीनों चीजें मैच करती है वो बात करते हैं। देखो जिस चीज में मजा आता है, देखो उस चीज का स्किल भी है और वहां पे डिमांड भी है। बस अपने आप से बैठ के सोच कौन सी ऐसी चीजें हैं, अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को मोमोज पसंद है, इनको मोमोज पसंद नहीं है। अब तेरे को मोमोज पसंद है और तू चला के बड़ा ब्रांड बना दे फिर। अब मैं कह दूं मुझे D2C के अंदर भाई टी शर्ट बनाने का मन है, मैं टी शर्ट बेचना चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप है। अब मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तो बना के बेच दूंगा, अब तू नहीं बेच पाएगा। वही बोल रहा ना कि जैसे कोई प्रोडक्ट अपने लिए डोंट, आपको ही फाइंड तेरे को ही फाइंड आउट करना। ये फॉर्मूला है, तेरे को फॉर्मूला बता दिया मैंने। आउट आपको ही करना पड़ेगा। पैशन होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज है। इनको पिज्जा का पैशन था, इनको इन चीज का पैशन था। अभी तक इन्होंने 10 काम शुरू किए, पहले भी किए, नौकरी भी छोड़ दी। पैशन नहीं आया ना, मजा नहीं आएगा ना काम में, बंदा बंद कर देता है। ये हमेशा याद रखियो। जो भी रेडी और रिक्शा वाले लोग हैं जो फूड्स ला रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को बड़ा करें, कैसे वो और क्वालिटी बढ़ाए, कैसे आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें 2-3 जिनसे वो अपने आप सेल्स में बढ़ा पाए? यार जितने भी कार्ट है ना, कार्ट का एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका लुक इतना अच्छा दिखना पड़ेगा बंदे को कि मन करे बंदे का रुक के और खाए, ठीक है। और उसको अपने आप को इतना अच्छा ग्रूम रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आजकल एक वड़ा पाव वाली फेमस है। बंदे का अगर एक्सपीरियंस पे जाओ तो वो हल्दीराम से है, आपने भी देखा होगा। अभी हल्दीराम से वो एक्स एम्प्लॉय रहे, उसे सारे स्टैंडर्ड का पता है, उसको प्रोसेस पता है कि हाइजीन वाला क्या है, पर बेच कहाँ रही है? कार्ट पे। जब भी भीड़ देखते हो ना, मतलब 400-500 लोग टोकन से मिल रहा है, तो वो यार वो बहुत लर्निंग की चीज़ें हैं। मतलब आप स्टैंडर्ड से, ग्रूमिंग से और हाइजीन प्रोसेस से दोगे ना पैसे, वो कार्ट से बेचो भाई, बिकता है। तो उन लोगों को वो छपरी दुकानदारी छोड़ के, अनहाइजीन वाली छोड़ के, थोड़ा सा हाइजीन मॉडल पे आ जाओ। थोड़ा सा उसको नीट एंड क्लीन अच्छी रखें, कुछ नहीं कॉस्ट लगेगी। अच्छा सा फ्लैक्स लगाया, उसको किया, ऊपर वुड वाला वो कार्ट होता है, वुड की जगह स्टील वाली उसको करा दो ऊपर से बल्स, ठीक है। उस पर फूड को बेचो। अच्छी प्लेट रखी, अच्छे चम्मच, अच्छा टिश्यू पेपर, वो छोटी छोटी चीज होती है ना। एक ब्रांड बताता हूँ जो 1 में आया था, ठेका कॉफी, भूपेंद्र मदान, ठीक है। लड़के की कार्ड देखना यार, कितनी सेक्सी कार्ड बना रखी है, पूरा बॉटल के साथ, पूरा डिस्प्ले दिखता है, लड़का साइकिल पे लेके जा रहा है यार, दिख रहा है। तो तुम्हें कॉफी पीने का मन करेगा ना, तुम कहोगे तो उसके पास रुकोगे। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने सबके क्वेश्चंस के जवाब दिए। इनसाइटफुल 3 आवर्स हो गया। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी आएगी, बट नहीं, बट मजा आया बहुत, मतलब मुझे भी बहुत सीखने को मिला। और जिस तरह के क्वेश्चन थे ऑडियंस के, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो मुझे भी नहीं पता थी, और इतना थिंकिंग लोगों की, कितना डीपली लोग सोचते हैं और किस तरीके से करना है, तो सच में मजा आया। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो आप 100+ अपने आउटलेट्स बना चुके होंगे। बिल्कुल जल्द ही अपन मिलेंगे इसके लिए, और थैंक यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।